नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं तुम्हें आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारा जो केवीएस डीएसएसबी में जो पीजीडी या टीजीडी कंप्यूटर साइंस के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेके आए हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमने इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट किया है, उसके एमसीक्यू को कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारे ज्यादा मेन चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहले हम वो कवर करेंगे और उसके अलावा जितने भी हमारे मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं टीजीडी या पीएचडी लेवल पे, या हरियाणा की स्क्रीनिंग कह सकते हो, या केवीएस कह सकते हो, या डीएसएससी, वो सब के सब कवर करेंगे। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में। आज का जो टॉपिक होगा हमारा कंप्यूटर साइंस का डेटा स्ट्रक्चर रहेगा भाई। और आपको पता होगा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने जिसने भी मास्टर्स या आपका ग्रेजुएशन में जिसके बाद जिसने बीसीए या फिर बीटेक या एमसीए एमएससी जिसने भी कंप्यूटर साइंस से किया है, तो आप इससे अच्छे से फैमिलियर होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर हमारा एक पर्टिकुलर बुक थी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट था हमारा, कि डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। तो उन सबका एक बार ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो जितने भी मेन पॉइंट्स हमारे बनते चलेंगे वो सबके सब हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर होता ही क्या है, मतलब हमने जब ये कहा कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या, माइंड में आपको सबसे पहले आना चाहिए कि क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर। कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से अरेंज करते हैं, वो हमारी डेटा की स्ट्रक्चर कहलाती है। तो आप अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ जाओ तो आप लिख सकते हो भी कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। क्या कह सकते हो आप? स्टोरिंग करना या फिर और ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना या ऑर्गेनाइज करना, वो हमारा किसके अंदर आता है? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है हमारा। ठीक है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली कह सकते हो कि डाटा को स्टोर कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उस डाटा को रिट्रीव कैसे करना है। कि आपने कहीं पे स्टोर कर दिया, अब वहां से आपको डाटा को रीड करना है, वहां से कोई डाटा आपको क्या करना है? रिट्रीव करना है। तो आप किस तरीके से करोगे? तो वो सबका सब पार्ट हमारा वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के हिस्से होता है। उसके अंदर हम अरेंज करना पड़ते हैं कि कोई डाटा को आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, रिट्रीव करना है, वो सब के सब फंक्शंस, वो सब के सब आपके वे किसके अंदर आएगा? हमारा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या है? द वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। जहां पर आपने स्टोर की है वहां से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कैसे करेंगे, वो सब हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा भी हमारा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में कैसे? डेटा स्ट्रक्चर इज ए स्पेशलाइज्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इनटू द मेमोरी सो दैट वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इट। तो हम इसके ऊपर क्या कर सके? ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। कि आपने डाटा को स्टोर कर दिया, अब उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस आपको करने हैं, जैसे उसको आपको अपडेट करना है, या आप उसको क्या करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप नेसेसरी नहीं है उसको डिलीट करना है, या फिर किसी इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ ना कुछ और ऐड करना है, वो सारे प्रोसेस हमारे क्या है, उन फंक्शंस को किस तरीके से किया जाएगा, वो सब का सब क्या रहेगा? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आएगा भाई। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट, किसके बारे में है भाई? डेटा स्ट्रक्चर किस चीज के बारे में हमें बताता है? कि डेटा स्ट्रक्चर हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा एलिमेंट, कि हम डाटा एलिमेंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर हमें बताएगा भाई। हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा एलिमेंट, फर्स्ट क्या करता है कि डाटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट, किसके बारे में है? हाउ टू स्टोर डाटा एलिमेंट, कि डाटा एलिमेंट को स्टोर कैसे करेंगे? दी डेटा एलिमेंट। सेकंड क्या कह सकते हो, किसके बारे में बात करता है? व्हाट रिलेशन डाटा एलिमेंट हैव अमंग देम, कि उनके बीच में कैसा रिलेशन है? व्हाट रिलेशनशिप डाटा एलिमेंट्स हैव ऑल अमंग, उनके बीच में, कि उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? हैव अमंग देमसेल्फ, उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, वो हमारा किसके अंदर आएगा? वो भी आप किसके थ्रू बताया जाएगा? डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, ये डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से बताया जाएगा। थर्ड कह सकते हैं हाउ टू एक्सेस डाटा एलिमेंट और एक्सेस मेथड। थर्ड क्या कह सकते हो? एक्सेस मेथड, कि किस प्रकार से मेमोरी में स्टोर किए डाटा को रिट्रीव किया जाएगा, गेट किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो एक्सेस मेथड भी किसके अंदर डिफाइन होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करना और मेमोरी में जो डाटा स्टोर है उसको एक्सेस करना,
और जो भी डाटा एलिमेंट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब का सब किस में पढ़ा जाएगा, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा जाएगा भाई। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है, स्टोरिंग और ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर मेमोरी एंड क्या करती है, हाउ टू स्टोर एलिमेंट, हाउ टू रिट्रीव दिस एलिमेंट्स एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप डाटा एलिमेंट हैव। ये तो आपकी डाटा स्ट्रक्चर क्या बेसिक से इंफॉर्मेशन कह सकते हो कि व्हाट इज ऑल अबाउट डाटा स्ट्रक्चर, कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या भाई, मुझे एक बार वो चीज तो बताओ, फिर मैं उसके बारे में पढ़ूंगा कि वो किन किन चीजों से मिलकर बड़ा है या हम इसके अंदर किन किन मेन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने ये देखा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ और क्या है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना या स्टोरिंग करना आपका या उसको रिट्रीव करना, ये सब चीजों से मिलके ही बना है हमारा डाटा स्ट्रक्चर भी, ठीक है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डाटा स्ट्रक्चर प्लस में आपकी जो एल्गोरिथम होंगी उनसे मिलकर क्या बनते हैं, प्रोग्राम बनते हैं। डाटा स्ट्रक्चर पर प्रोग्राम्स कई बार रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर एक जो रिलेशनशिप है हमारे मोस्टली बुक्स में मिल जाते हैं, तो वो क्या है, डाटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर्स प्लस एल्गोरिथम्स इज इक्वल टू प्रोग्राम्स। आपको पता है ना प्रोग्राम्स के अंदर क्या आता है, आपके प्रोग्राम है क्या, जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, और आपके एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप, कि स्टेप बाय स्टेप को क्या करना है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, आपकी एल्गोरिथम कहलाती है। एल्गोरिथम क्या है, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को सोल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप फॉलो करते हो वो आपका एल्गोरिथम कहलाता है। तो कह रहे डाटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम से मिलकर ही क्या बनते हैं भाई, हमारे प्रोग्राम बनते हैं। तो कई बार रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है, किसको और किसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका प्रोग्राम बनता है, तो भाई इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है भाई, प्रोग्राम। डाटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम इज इक्वल टू प्रोग्राम, तो एक रिलेशनशिप है, ये याद रख लेना भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, कि हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी टाइप होती है। डाटा की स्ट्रक्चर, नाम से ही पहचान लो, डाटा की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। डाटा क्या होता है आपको पता है ना, जो भी आप इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हो वो इंटीजर फॉर्म में है, फ्लोट में है, कैरेक्टर वेरिएबल्स है या लॉन्ग है, इंट है, ये सब डाटा टाइप ऑलरेडी हम सी में, C++ में, जितनी भी हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है सब में हमने डाटा टाइप को पढ़ा है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर की टाइप पढ़ेंगे भी हम। तो सबसे पहले क्या है आपके, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, डाटा स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किस किस में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में। प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सी होती है, जो आपकी प्री डिफाइंड होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है। कि प्रिमिटिव डाटा टाइप वो डाटा टाइप है जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी वेल नोन है, ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें उसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपका इंट है, कैरेक्टर है, या आपके क्या कह सकते हो लॉन्ग है, ये सारे क्या है आपके फ्लोट है, वो आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप में आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन से होते हैं, कि जो आप प्रोग्रामर के द्वारा या प्रिमिटिव डाटा टाइप की हेल्प से जो डिफाइन किए जाते हैं वो आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कहलाते हैं। भाई दो टाइप होगी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ये प्री डिफाइंड होते हैं, ये यूजर डिफाइंड होते हैं, कि हम जैसे कि प्रिमिटिव में कौन आ जाते हैं, एरे है, आपकी स्ट्रक्चर्स है, ये लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, और आप कह सकते हो ट्री है, ग्राफ है, ये सब के सब किसके अंदर आएंगे, नॉन प्रिमिटिव के अंदर आएंगे। तो पहले ग्राफ बना लो आप, डाटा स्ट्रक्चर, इसकी दो टाइप हो जाएंगी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर आपकी फिर से आगे कितनी टाइप हो जाएंगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और इसकी आगे फर्दर चार टाइप हो जाएगी, इंटीजर, फ्लोट। फ्लोट पता है ना, जो आपके जो वेरिएबल्स कह सकते हैं, जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगी वो पॉइंट्स में हो सकती है। तो अगर आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है और आप चाहते हो कि एग्जैक्ट आंसर मुझे मिले, चाहे वो पॉइंट्स में कितने पॉइंट्स में है, तो आपको डाटा टाइप कैसे डिफाइन करनी पड़ेगी, फ्लोट टाइप की डिफाइन करनी पड़ेगी। और इंटीजर के अंदर क्या होता है, आपको एग्जैक्ट जो आपका जो नंबर होता है सिर्फ वही मिलता है। 9.5 कुछ आंसर है तो सिर्फ और सिर्फ 9 दिखाएगा, जो भी नियरेस्ट आपका क्या रहेगा, कंप्लीट नंबर रहेगा, वही आपका आंसर होगा। 9.9 है तो वो आंसर आपका 10 शो करेगा, या फिर 9.1 है तो आपका आंसर 9 शो करेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर को लेगा। अगर आपने इंटीजर टाइप क्या डिफाइन की हुई है, इंटीजर। और अगर आप क्या चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स में जितने भी आ रहे हैं पॉइंट्स में आंसर शो करे, तो आपको डाटा टाइप कैसे डिफाइन करनी पड़ेगी,
फ्लोट भाई, और उसके बाद क्या है इंटीजर फ्लोट आ गया, और आपका हो जाएगा कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब पता है, जब आपको किसी का नाम या फिर आपको एड्रेस वगैरह वो करने हो तो आप डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हो, कैरेक्टर डिक्लेयर करते हो। कैरेक्टर का मतलब जो भी आप, जैसे आप किसी का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, किसी बच्चे का नाम लिखना है, पेरेंट्स का नाम लिखना है, तो उन कॉलम्स के अंदर उनके लिए आप जो डाटा टाइप डिफाइन करोगे तो कौन सी टाइप डिफाइन करोगे, कैरेक्टर टाइप, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंटर। ये तो कौन से हैं भाई, हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप है भाई, ठीक है। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर अगर आप पाओगे तो नॉन प्रिमिटिव की फिर आगे फर्दर दो टाइप हो जाएंगे, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर भाई, ठीक है। लीनियर की बात हमारी हो रही है कि एक सिंगल एरे के अंदर हम जो लाइन में एक सीक्वेंस में जो डिफाइन करते हैं डाटा टाइप, वो हमारी क्या होगी, लीनियर कहलाएगी भाई हमारी, ठीक है। तो लीनियर के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, एरे आ जाएगा हमारा, वो किसमें हो जाएगा, लीनियर के अंदर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लीनियर में लिख सकते हो स्टैक। सबसे पहले हमने क्या है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपको क्या आ गया, एरे, फाइल और लिस्ट, ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर कह लो, या इसके अलावा इससे पहले भी एक कैटेगरी और है, एरे, फाइल्स और लिस्ट। इससे पहले एक कैटेगरी और बनती है, एरे, फाइल्स और लिस्ट। मैंने आपको सिर्फ मेन बता दिया था कि नॉन प्रिमिटिव को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लीनियर और नॉन लीनियर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप इस तरीके से पहले कैटेगरी और बना लो कि एरे है, फाइल्स और लिस्ट है, फिर लिस्ट को आगे फर्दर डिवाइड कर दो किसके अंदर, लीनियर के अंदर और नॉन लीनियर के अंदर भी। मैं आपको प्रॉपर इसलिए ये सारा लिखवा देती हूँ, वरना नेसेसरी नहीं है जो बीच वाली है, ठीक है। नीचे तो पता नहीं विजिबल है कि नहीं है, लीनियर के अंदर भी फिर आगे क्या हो जाएगा, लीनियर में स्टैक और क्यू। लीनियर डाटा टाइप के अंदर आप जैसे डिवाइड करोगे, लिस्ट है, लिस्ट को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आगे फर्दर किसमें, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर फिर क्या हो जाएगा भाई, आपकी स्टैक और क्यू, स्टैक और क्यू। नॉन लीनियर के अंदर आपका क्या आ जाएगा भाई, ट्री और ग्राफ। नॉन लीनियर के अंदर क्या आ जाएगा, ट्री और ग्राफ भाई। मतलब इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कि स्टैक क्या है, क्यू क्या है, ट्री क्या है, ग्राफ क्या है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, एरे, ये ऑलरेडी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जब भी हम हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमने जो भी पढ़ी है उन सब के अंदर हमारा आता है कि इंटीजर टाइप का मतलब हमें पता है, वहां पे हमें उनकी लेंथ पता होती है कि कितने कैरेक्टर्स के अंदर या कितनी उसकी बिट के अंदर क्या होती है, किसी की इंटीजर की कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, फ्लोट के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, कैरेक्टर के लिए कितनी, पॉइंटर के लिए कितनी, ये सब चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हम नॉन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज पढ़ेंगे वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपके एरेज के बारे में या स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो एक बात ये देख लो, डाटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, ये वाले इनके अंदर क्या होता है कि आपका ऑलरेडी आप वो चेंजेस नहीं करते हैं। देख सकते हो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड होते हैं, एंड इट इज अ फंडामेंटल डाटा टाइप, फंडामेंटल है, बेसिक डाटा टाइप है। आप प्रिमिटिव के लिए क्या बोल सकते हो, कौन से डाटा टाइप है, फंडामेंटल डाटा टाइप कह सकते हो आप इनको, फंडामेंटल डाटा टाइप भाई। ये डिराइव्ड है, इनको हमने ड्राइव किया किससे, प्रिमिटिव वाले से। नॉन प्रिमिटिव आपका ड्राइव डाटा टाइप हो जाएगा क्योंकि आपने नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव से ड्राइव किया है, निकाला है, उनसे बनाया है। तो फंडामेंटल मतलब बेसिक जो मेन था उसी से मिलकर और चीजें बनती है। तो प्रिमिटिव तो क्या होते हैं, फंडामेंटल डाटा टाइप होती है भाई हमारी, ठीक है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू मोर सिंपलर फॉर्म, और जिनको और आगे सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है, आपकी यूजर डिफाइंड या फिर प्रोसेसर आपकी प्रोग्रामर डिफाइंड होती है, और इनको आप ड्राइव करते हो इस वाले पार्ट से, प्रिमिटिव वाले पार्ट से, ठीक है। तो इसके आगे पार्ट्स हो गए एरे, फाइल्स और लिस्ट। लिस्ट को फर्दर फिर आप दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में हम बात करेंगे स्टैक
और क्यू की। स्टैक और क्यू को लीनियर क्यों करें, एक सीक्वेंस में एक लाइन के अंदर क्या होता है फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, इसमें स्टैक और क्यू के अंदर में। अरे ये हमारे नॉन लीनियर, ठीक है, यहाँ पर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं की जाती, यहाँ पर क्या है ट्री और ग्राफ, ये आ जाएंगे नॉन लीनियर के अंदर हमारे, ठीक है। तो हम अपने डाटा स्ट्रक्चर में मेनली तो ये चार चीजें तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है भाई, कि स्टैक क्या है, क्यू क्या है, इनपे कौन से आपके फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, कि अगर कोई डाटा एलिमेंट को इंसर्ट करना है या किसी डाटा एलिमेंट को आपको रिमूव करना है तो स्टैक के ऊपर कौन से ऑपरेशन लगेंगे, क्यू पे कौन से ऑपरेशन लगेंगे, ट्री क्या है, ग्राफ क्या है, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती है मेनली तो हम ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो एक बार ये चीज देख लो कि डाटा सिस्टम में आपको किस तरीके से डिवाइड करना क्या है आपका, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर में आप कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन परफॉर्म होंगे डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर पर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं भैया हमारे, ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब हम स्टैक की बात करें, क्यू की बात करें या लिंक लिस्ट की बात करें, ट्री की बात करें, इनके ऊपर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा भी आपका ऑपरेशंस में क्रिएट, पहले मैं सारी लिख देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से क्रिएट, फिर क्या डिस्ट्रॉय या डिलीट, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट फंक्शन है सर्च, नेक्स्ट ऑपरेशन है अपडेट करना, उसके बाद है सिलेक्शन, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन। उसके बाद शॉर्टिंग, अरेंज करना, और उसके बाद मर्जिंग, मर्ज करना। ये सारे ऑपरेशंस हैं जो हम डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं, कि अगर हमें क्या करना है कोई भी डाटा टाइप को क्रिएट करना है तो वो हमारा क्या आ जाएगा क्रिएट, उसमें आ जाएगा कि डाटा स्ट्रक्चर में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्रिएट करने का, कि प्रिमिटिव से आप नॉन प्रिमिटिव को क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम कोई और क्या पर्टिकुलर टाइप को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हम अपनी तरफ से क्या होता है स्ट्रक्ट में या इनके अंदर क्या करते हैं हम अपनी अकॉर्डिंगली जैसे हमें रिक्वायरमेंट है वैसे क्या करते हैं डिफाइन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आपका क्रिएट का मतलब क्या है यूज टू एलोकेट मेमोरी टू द डाटा एलिमेंट। क्रिएट का मतलब है यूज, क्रिएट कमांड का यूज करते हैं यूज टू एलोकेट मेमोरी, एलोकेट करना मेमोरी किसको, टू दी डाटा एलिमेंट। डाटा एलिमेंट को मेमोरी एलोकेट करने का काम किसकी हेल्प से किया जाता है, क्रिएट की हेल्प से किया जाता है। क्रिएट का मतलब क्या है कि जो भी डाटा एलिमेंट है उनको मेमोरी एलोकेट कर दो भाई, ठीक है। तो आपने उनको क्रिएट कर दिया, उनके स्पेस डिफाइन कर दिया, इतना स्पेस तो इस डाटा एलिमेंट को चाहिएगा, उसका नाम आपने डिफाइन कर दिया, उसकी टाइप आपने डिफाइन कर दी, तो वो आ गया आपका क्रिएट। डिस्ट्रॉय के अंदर क्या आएगा डी एलोकेट, कि अगर किसी भी डाटा एलिमेंट का काम खत्म हो गया है अब उसको मेमोरी से रिमूव करना है तो डी एलोकेट द मेमोरी, मेमोरी को हम क्या कर देंगे डी एलोकेट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे उस एलिमेंट को, इसका ऑलरेडी काम खत्म, अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको डिलीट करो तो कम से कम इतना स्पेस में क्या रहेगा फ्री हो जाएगा वहां पे स्पेस। तो डी एलोकेट द मेमोरी डिस्ट्रॉय में आ जाएगा। सर्च के अंदर जब हमें किसी पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट को, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करना है सर्च करना है तो हम क्या लगाएंगे सर्च ऑपरेशन। तो सर्च के अंदर क्या कर रहे हैं सर्च किसे यूज करते हैं, यूज टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक डाटा, स्पेसिफाइड डाटा एलिमेंट, कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डाटा एलिमेंट को सर्च इज यूज टू फाइंड स्पेसिफाइड डाटा एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट को स्पेसिफाइड डाटा एलिमेंट को सर्च करने के लिए यूज करते हैं इस फंक्शन का भी। अपडेट का मतलब कि हमें अपनी लिस्ट के अंदर किस चीज के अंदर क्या करना है डाटा को अपडेट करना है, किसी कुछ चेंजेस करना है, इसमें भी एक चीज आ गई है तो हम कहते हैं अपडेट कर देना, ठीक है। तो अपडेट मतलब कुछ भी जो भी नई चीजें हुई है उनको ऐड ऑन कर देना। तो अपडेट का फंक्शन का यूज करते हैं कि अपडेट इज यूज फॉर अपडेशन। अपडेशन क्या हो सकती है, अपडेशन में इंसर्शन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है, कि कोई चीज अब यूजफुल नहीं है तो उसको हटा दो, अब मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ तो आपने वहां से वो चीज रिमूव कर दी, या आपका डिलीशन, दोनों चीजें आ जाती हैं किसके अंदर अपडेट के अंदर, आइदर इंसर्शन और डिलीशन, कि जो भी चीज हुई है उसको अपडेट कर दो, कुछ चला गया है तो उसको डिलीट करो, वहां से स्पेस खाली हो जाएगा, कोई आ गया है तो उसको इंसर्ट करो भी हाँ भाई ये एक नया पर्सन आ गया इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया।
तो इंसर्शन और डिलीशन जो भी अपडेट है उसको अपडेट फंक्शन की हेल्प से आप करते हो। तो अपडेट क्या है कि फॉर अपडेटिंग ऑफ डाटा इन द डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा को अपडेट करने के लिए आइदर इंसर्शन और डिलीशन अपडेट का यूज करते हैं। सर्चिंग का मतलब पढ़ चुके हैं, प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड डाटा एलिमेंट, कि किसी भी पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट की प्रेजेंस को गेट करने के लिए, ढूंढने के लिए किसका यूज करते हैं, सर्च का यूज करते हैं। शॉर्टिंग का मतलब है अरेंजिंग ऑल डाटा एलिमेंट। शॉर्टिंग क्या है, अरेंजिंग ऑल डाटा एलिमेंट, की भी किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाने के लिए उनको अरेंज करना, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी उनको पर्टिकुलरली अरेंज करना, वो किसके अंदर आ जाएगा, शॉर्ट। हम कहते हैं शॉर्ट करना मतलब अच्छे से उनको कर देना कि भी ये सारे सर्कल्स की उसमें शेप में है, ये सारे क्या है ट्रायंगल्स की शेप में है, ये आपके स्क्वायर की शेप में, इस तरीके से शॉर्टिंग हो सकती है आपकी। तो शॉर्टिंग का मतलब क्या, अरेंजिंग ऑल डाटा एलिमेंट, उनको अरेंज कर देना सेम उसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और सिलेक्शन का मतलब क्या है, एक्सेसिंग एक पर्टिकुलर डाटा विद इन ए डाटा स्ट्रक्चर। सिलेक्शन का मतलब वही सिलेक्ट करना, पर क्या करना कि एक पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट को डाटा स्ट्रक्चर में से क्या करना, सिलेक्ट करना, वो आपका सिलेक्शन कहलाएगा। कि क्या करना, टू सेलेक्ट ए पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना, पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना। क्या आपको याद है कि हाँ ये एलिमेंट सिलेक्ट करना है, तो पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट, टू सिलेक्ट पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट किसके यूज करते हैं, सिलेक्शन। ठीक है, कि आपको ये चाहिए तो जहां पर भी 5 लिखा उसको उठा लो, भाई यही काम करना था। यहाँ पे इसकी, वहां पर जिसकी वैल्यू इतनी 10 या 10 से उन सबको सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्शन यूज करते हैं कि टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट। शॉर्टिंग का यूज करते हैं अरेंज करने के लिए ऑल द डाटा एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर उसमें। ठीक है, उसके बाद मर्जिंग है, मर्जिंग का मतलब क्या है, कंबाइन करना। हम कहते हैं मर्ज कर दो, मर्ज का मतलब कंबाइन कर दो। तो मर्जिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा एलिमेंट ऑफ टू डिफरेंट सॉर्टेड लिस्ट इनटू अ सिंगल लिस्ट। मर्जिंग का मतलब है कंबाइनिंग टू डिफरेंट लिस्ट को, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, मर्जिंग कहलाएगा। मर्जिंग क्या है, कंबाइनिंग टू डिफरेंट लिस्ट इनटू अ सिंगल लिस्ट। किसी एक सिंगल लिस्ट के अंदर दो लिस्ट को कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट बनाना, वो हमारा क्या कहलाएगा, मर्ज करना। कि दो चीजें थी उनको मर्ज करके आपने एक बना लिया, ठीक है, वो हमारा मर्जिंग कहलाएगा। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, सर्च या अपडेट, सिलेक्शन, शॉर्टिंग या मर्जिंग, किस पे किए जाते हैं, आपके डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ये फंक्शन किए जाते हैं। तो हर एक के अंदर अलग अलग तरीके से होते हैं। स्टैक के अंदर अलग होता है आपका इंसर्शन या डिलीशन का प्रोसेस, क्यू के अंदर अलग होता है आपका, इसी ट्री में, ग्राफ में सब एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं आपका, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे भाई। उसके बाद ये तो थी ऑपरेशन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हमने जो पीछे पढ़ा था, जो डाटा टाइप की हम बात कर रहे थे, तो वो भी जो मेन टर्म्स है अगर वो ध्यान से सुनो भाई, क्या होती है हमारी, क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। कितने कैसी टाइप्स के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में क्या है, टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में कह रहे हैं आपकी प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। सेकंड था नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। थर्ड है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। फोर्थ है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। फिफ्थ है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर भाई। और आपका सिक्स्थ है डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। सिक्स्थ क्या है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। ये हमारी क्या है भाई, 6 डाटा स्ट्रक्चर की टाइप होगी। क्या क्या है, अब दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कह लो, या लीनियर नॉन लीनियर कह लो, या स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की कैटेगरी में क्या है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव
तो आपको क्या समझना है, लीनियर और नॉन लीनियर, फिर आपको क्या समझना है, स्टैटिक और डायनेमिक, तो इसका मतलब क्या समझना है, तो वन वन करके डिस्कस कर लेते हैं। प्रिमिटिव ऑलरेडी मैंने बताया था कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर दैट आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय द मशीन लेवल ऑपरेशंस, कि जिनको डायरेक्टली क्या है, आपको कुछ डिफाइन नहीं करता, अगर आपने इंट डिक्लेयर कर दिया, कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया या फ्लोट डिक्लेयर कर दिया, तो मशीन ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी, उसको पता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या है कि दैट आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज द प्रिमिटिव डाटा। जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, और आपका क्या था, पॉइंटर या रेफरेंसेस आर द प्रिमिटिव, पॉइंटर एंड रेफरेंसेस, ये क्या है भैया आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप कराएंगे, ठीक है, जिनके ऊपर डायरेक्ट मशीन ऑपरेशंस करती है, वो ऑलरेडी मशीन में प्री डिफाइंड होते हैं, वो प्रिमिटिव हो गई। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, ये क्या है, उनकी कंपैरिजन में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इनको हम डिक्लेयर करते हैं तो एक वे फॉलो करते हैं, तो ये क्या करें आपके, दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, दीज डाटा स्ट्रक्चर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डाटा टाइप। इस वाली को हम प्रिमिटिव से डिराइव्ड फ्रॉम द primitive, derived from the primitive, कि primitive से इसको derive किया गया, derived from the primitive data type से, ठीक है। और ये क्या है आपकी, more complex है in comparison to primitive data type, ठीक है, complex है, समझना थोड़ा ये क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हैंडल करना, ऑपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मोर कॉम्प्लेक्स है, डिराइव्ड की जाती है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से, और आपकी दे स्ट्रेस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द सेट ऑफ हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस, कि इनका यूज किसके लिए यूज करते हैं, कि जब आपको सेट ऑफ एलिमेंट्स, कि आपको कम से कम 10 एलिमेंट चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, एक एरे डिक्लेयर कर दिया कि ये 10 एलिमेंट मुझे इंटीजर के चाहिए, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आप 50 बच्चों के अलग अलग रोल नंबर लिखने होते हैं, आपने क्या कर दिया, आपने एक एरे डिक्लेयर कर दिया जो 1 से लेके 50 तक वेरी करेगा आपका, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस, कि जो 50 के 50 है वो क्या है, आपके इंटीजर वैल्यू है। लेकिन अगर आपने कोई डिक्लेयर किया, वहां पर आपका नेम है वो आपका कैरेक्टर टाइप है, रोल नंबर है वो आपका इंटीजर टाइप है, उनके जो मार्क्स आ रहे हैं पॉइंट भी हो सकते हैं वो फ्लोट टाइप है, तो जहां पर अलग अलग तरह की टाइप्स हो सकती हैं, वहां पर हमारे क्या होता है, हेटेरोजीनियस। तो इसका नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं टू क्रिएट सेट ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब सेम, एक जैसे एलिमेंट, जैसे इंटीजर है तो सारे इंटीजर के एलिमेंट है, और हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस का मतलब है आपका डिफरेंट टाइप के डाटा एलिमेंट्स, टू क्रिएट सेट ऑफ होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस डाटा एलिमेंट, इसके लिए यूज करते हैं आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को भी, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डाटा, इसके अंदर आ जाएगा एरे, लिंक्ड, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ऑलरेडी लिखा है क्यों, आपकी नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या आ जाएगा, एरे और लिंक्ड लिस्ट, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, और आपका क्या था, ट्री और ग्राफ, ठीक है। 6 नाम अलग दे दिए, वो किसी नाम से इसका आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है, जो प्री डिफाइंड है ऑलरेडी आपके, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर, रेफरेंस वाले। नॉन प्रिमिटिव जो आपके डिराइव किए जाते हैं प्रिमिटिव से, जिनको यूज किया जाता है टू क्रिएट सेट ऑफ होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस डाटा एलिमेंट, और ये कौन से होते हैं, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। कौन से डाटा टाइप के नाम है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का ही नाम है आपके, ठीक है, ये उसके अंदर आ जाएंगे। दीज आर नॉन प्रिमिटिव डाटा एलिमेंट्स। थर्ड है आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, दीज आर सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर का मतलब है एक लाइन हो गई, तो सिंगल लेवल है, ठीक है। आपका कहते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब दीज आर सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर हैविंग देयर एलिमेंट इन अ क्यू इन ए सीक्वेंस। अगर मैं इसको रिमूव इरेज करती हूं, लीनियर का मतलब है having element in a sequence, having element in a sequence, sequence के अंदर
लाइन बन गई। 1 से लेके 50 तक की अगर बात हो रही है एरे की, अगर हम बात करें जैसे 1 डायमेंशनल अगर आपका एरे है तो 1 डायमेंशनल एरे में आपने 1 से 50 डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर क्या है, पहला फर्स्ट रो में, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जैसे भी आपका रैंडमली आ रहा है। तो आपका हैविंग एलिमेंट इन ए सीक्वेंस के अंदर वो आपको क्या हो जाएगा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और इसके अंदर क्या होता है, सिंगल लेवल होता है। अभी आपका 1 डायमेंशन की बात करें हम, 2 डायमेंशन की नहीं, ठीक है, सिंगल लेवल होता है आपका। कौन सा, लीनियर के अंदर। कह रहे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर, सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर और हैविंग एलिमेंट इन ए सीक्वेंस। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका, एरे, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। एरे, इसके अंदर थर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट। ये चारों आपके किसके अंदर आ जाएंगे, लीनियर डाटा टाइप के अंदर। ये इसमें भी आ रहे थे आपके नॉन प्रिमिटिव के अंदर। ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई कोई भी एक नाम देखिए कि क्यू क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, या क्यू क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि किसके नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन आते हैं, प्रिमिटिव में कौन कौन आते हैं, लीनियर में कौन से आते हैं, नॉन लीनियर में कौन से आते हैं। तो जो लीनियर होते हैं एक लाइन में, एक सीक्वेंस में होते हैं, वो आपके लीनियर में आते हैं। तो यहाँ पे एरे, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट चारों आपके किसके अंदर आ जाएंगे, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, दीज आर मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर है तो क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर। मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर होती है भाई हमारी। मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, हमारे नॉन लीनियर को। ठीक है, जैसे आपको ट्री और ग्राफ के अंदर मल्टीपल लेवल हो जाते हैं आपके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर। और क्या हो जाएगा साथ में, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा भाई। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ट्री और ग्राफ। तो नॉन लीनियर में क्या लिख के होगा, ट्री एंड ग्राफ। दोनों एग्जांपल है किसके, आपके नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के। ट्री एंड ग्राफ बोथ आर एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अभी आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या है, जो फिक्स रहते हैं आपके। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर आर दोज whose size, structure and associated memory locations are fixed at compile time। कि जिनकी मेमोरी कितना लेंगी, उनके अंदर कितने होंगे वेरिएबल्स, वो सब कुछ कंपाइल टाइम पे फिक्स रहता है, उनको हम बोलते हैं स्टैटिक डाटा टाइप। स्टैटिक का मतलब फिक्स है, ऑलरेडी पहले बताना पड़ेगा। 50 सीटें तो आपने पहले बता दी, 50 लोगों के लिए भी सीट रिजर्व होना, तो बुकिंग हो गई। मेमोरी में अगर आपने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप है, तो ऑलरेडी वहां पर आपने फिक्स कर दिया कि इतनी इंटीजर के लिए, जैसे ही आप डिक्लेयर करते हो पता चल जाता है कि इतनी मेमोरी स्पेस इंटीजर के लिए रखनी है हमारी। ठीक है, तो स्टैटिक डाटा टाइप का मतलब क्या है, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर आर दोज whose size, structure and associated memory। यहां लिख लो आप, किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या है, जिसका साइज, स्ट्रक्चर क्या रहेगी, कि इंटीजर है तो वो इंटीजर ही रहेगा। उसके बाद बीच में अपनी मर्जी से तुम कहीं चेंज करते हो, पॉइंट में तो पॉइंट में आ जाए। अगर आपने वो कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर कर दिया तो उसके अंदर कैरेक्टर आप अल्फाबेट्स ही डाल सकते हो, आप वहां पे नंबर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो जिनका साइज, स्ट्रक्चर और एसोसिएटेड मेमोरी, कि उसके साथ जितनी मेमोरी जुड़ी हुई, मेमोरी आर फिक्स्ड, पहले से फिक्स होती है एट कंपाइल टाइम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। जिनका साइज, स्ट्रक्चर और एसोसिएटेड मेमोरी आर फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम, उनको बोलेंगे स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एग्जांपल जैसे एग्जांपल हो गया आपका एरे। जब आप एरे डिक्लेयर करते हो तो एरे का नाम और एरे के अंदर कितने वेरिएबल्स आपको लेने हैं। आपने जैसे लिख दिया, आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे नेम लिख दिया, नेम, ये तो एरे का नाम होगा, उसके अंदर आप 20 लिख दिया, तो 20 क्या कर रहे हो आप, उसके बाद फिर टाइप कर दी, नेम के अंदर आपने CHAR लिख दिया। कैरेक्टर टाइप होगा, नेम उस एरे का क्या होगा, नेम के नाम से लिख दिया,
और आपने वहां पे डिक्लेयर कर दिया कि मैक्सिमम कितने आएंगे आपके 20 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर दिया वहां पे साइज, उसका साइज डिक्लेयर कर दिया, नाम डिक्लेयर कर दिया, उसकी टाइप डिक्लेयर कर दी, तो ऑलरेडी ये चीज आपने फिक्स कर दिया। अब इसको बाद में कंपाइल टाइम पे ये सब चीजें फिक्स रहेंगी, इनको आप अपनी मर्जी से बाद में चेंज नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा भाई। डायनेमिक के अंदर क्या है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर आर वन व्हिच कैन श्रिंक और एक्सपेंड एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डायनेमिक का नाम से पता चल गया, डायनेमिक। डायनेमिक क्या है कि जिसके साथ एसोसिएटेड क्या कह सकते हो, व्हिच कैन श्रिंक और एक्सपेंड, व्हिच कैन श्रिंक और एक्सपेंड। कि आपने पहले 20 ले लिया लेकिन अब 10 में ही काम चल गया, तो आप उसको लिस्ट को क्या श्रिंक कर सकते हो, जितना स्पेस लिया हुआ था वो स्पेस क्या रहेगा आपका सारा वेस्ट ना जाए। तो आप अगर लिस्ट में आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया हुआ था और वो यूज नहीं हो रहा था, आप उसको श्रिंक भी कर सकते हो। और एक्सपेंड, और आप बढ़ाना चाहो कि आपकी लिस्ट फुल हो गई है, जितना आपने डिक्लेयर था लेकिन आपको एक एलिमेंट और इंसर्ट करने की जरूरत है, तो आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो विच कैन श्रिंक और एक्सपेंड, जो एक्सपेंड कर सकती है एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ठीक है। विच कैन श्रिंक और एक्सपेंड एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसको हम क्या कहेंगे, डायनेमिक कहेंगे भाई, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर हम उस लिस्ट को छोटा करने के बड़ा करने की जरूरत है तो हम उसको कर सकते हैं, तो डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका, लिंक्ड लिस्ट आ जाएगा भाई, इसका एग्जांपल। डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर का नाम क्या आ जाएगा, लिंक्ड लिस्ट। किसका एग्जांपल हो जाएगा, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है। तो ये तो क्या थी हमारी टाइप ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा डाटा स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन सी डाटा टाइप हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर में, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में, स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी है, स्टैटिक डाटा टाइप है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, उसके बाद है भाई, अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की कॉमन की बात करेंगे, हल्का अगर हम उनके बारे में बात करें, तो कॉमन डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन सी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कॉमन डाटा स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम रीड करेंगे भाई। कॉमन डाटा स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमने ले लिया एरे, इसके बारे में एरे, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट, क्यू और भाई लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इनके बारे में हम, ये क्या कॉमन डाटा स्ट्रक्चर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, इनके बारे में हमें ऑलमोस्ट सब कुछ पता होना चाहिए। इनमें इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, कोई फंक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं, डाटा को रिट्रीव कैसे किया जाता है, तो वो सब कुछ। तो कॉमन डाटा स्ट्रक्चर नॉर्मली आप ये चार आती है, एरे, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले एरे पढ़ते हैं। एरे क्या होता है, एरे रेफर टू द नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। एरे का मतलब क्या है, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, की जो भी एलिमेंट्स है उनको एक नाम दे दिया गया और एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर उनको क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं, वो हमारे क्या करेंगे, एरे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने पहले आपको उसकी टाइप डिफाइन करनी है, फिर एरे का नेम देना है, फिर एरे का साइज आपको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो एरे क्या है, एरे रेफर टू दी नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। एरे क्या है, नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, कि जो भी एलिमेंट्स आप डिक्लेयर कर रहे हो उनको आप एक नाम देते हो, जो किस में होते हैं, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ये पर्टिकुलर ऑर्डर में आते हैं, ऐसे नहीं रैंडमली कोई पहले आ रहा है, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर को क्या कहलाता है, हमारा एरे कहलाता है भाई, ठीक है। उसके कहते हैं ऑल ऑफ द सेम टाइप। टिपिकली क्या होता है, नॉर्मली एरे के अंदर क्या आता है कि वो सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम डेटा टाइप के होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एरे की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, सेम डेटा टाइप। टिपिकली सेम डेटा टाइप, कि अगर इंटीजर है तो
सारे इंटीजर ही होंगे। आपने 20 डिक्लेयर कर दिया 20 इंटीजर होंगे। अगर आपने टाइप डिफाइन कर दी कैरेक्टर तो सारे सारे क्या होंगे, कैरेक्टर टाइप के होंगे। तो आपने डिक्लेयर कर दिया फ्लोट तो सारे सारे क्या होंगे, फ्लोट टाइप के होंगे। तो ये क्या होता है, सेम डेटा टाइप के होते हैं आपके, किसके, क्या, एरे की बात कर रहे हैं हम। एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर। और एलिमेंट्स को अगर आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करोगे, उसके इंडेक्स नंबर से। जो भी आपके नंबर होते हैं, जैसे आपने 20 ले दिया, A20 ले दिया, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 20 हो गए। तो फर्स्ट का इंडेक्स क्या होगा, A0। फर्स्ट एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको कौन सा इंडेक्स करना पड़ेगा, हमेशा जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट A0 पे, नेक्स्ट एलिमेंट A1 पे, फिर उससे नेक्स्ट एलिमेंट A2 पे। इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कि आपकी 20 एलिमेंट्स हैं, उनका इंडेक्स नंबर आपका 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर 19 तक जाएगा भी। अब आपको जोन सा भी एलिमेंट एक्सेस करना है, आप उसका इंडेक्स नंबर बता के उस नंबर को, उस एलिमेंट को मेमोरी से एक्सेस कर सकते हो। ये हमारी क्या होती है, एरे होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम हल्का हल्का सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि एरे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि elements are accessed using the index number to specify which element is required। कि आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए, उस नंबर का इंडेक्स नंबर आप यूज करके उस एलिमेंट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके बाद कह रहे हैं एरे में बी द फिक्स्ड लेंथ और द रीसाइजेबल। एरे क्या होते हैं, फिक्स्ड लेंथ के होते हैं और आप उनको रीसाइज भी कर सकते हो, बाद में बढ़ा भी सकते हो। लेकिन कंपाइल टाइम पे आपने जो डिक्लेयर करते हो क्या रहता है, आपको वहां पे फिक्स रहता है। तो ये कह रहे हैं कि एरे के साइज क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड लेंथ के होते हैं और आप उनको रीसाइज भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले जाके करना पड़ेगा, फिर से उसको कंपाइल करना पड़ेगा। ये तो हमारा एरे था। नेक्स्ट क्या है आपका स्टैक की, अगर हम बात करें तो स्टैक क्या है, स्टैक इज बेस्ड ऑन एरे। स्टैक भी किस पे बेस्ड है, एरे पर बेस्ड ही है, बस क्या है, बेस्ड ऑन LIFO। स्टैक का मतलब आप क्या कह सकते हो, स्टैक को आप एक नाम और दे सकते हो भाई, क्या, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपसे पूछा जाता है क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक का मतलब आप ये मान के चलो, आपने घर में जैसे प्लेट्स रख दी या कप रख दी या ग्लास के अंदर ग्लास रख दिया, तो जो ग्लास आप सबसे लास्ट में या जो प्लेट आप सबसे लास्ट में रखोगे, अगर आपको प्लेट लेनी है यूज करने के लिए, तो सबसे पहले आप सबसे नीचे वाली प्लेट लोगे, सबसे ऊपर वाली प्लेट लोगे, हमेशा सबसे ऊपर वाली प्लेट ली जाती है। तो यहाँ पर जैसे हम प्लेट्स की बात कर रहे हैं, सारी प्लेट्स रखी हुई है, और आपको खाना खाने के लिए प्लेट लेनी है, तो आप रखनी है तो आप सबसे पहले ऊपर रख रहे हो, ये सबसे फर्स्ट आएगी, नीचे चलेगी, फिर उसके बाद ये रखी, फिर ये रखी, लास्ट में आपने ये प्लेट रखी, ठीक है। लेकिन जब आपको लेनी है इस प्लेट में से, रख दिया आपने सारी, अब आपको प्लेट लेनी है, तो सबसे पहले आप कौन सी वाली लोगे, जो सबसे लास्ट में रखी गई थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में इन हुई है, जो सबसे लास्ट में इन मैंने अंदर रखी गई है, वो ही सबसे पहले फर्स्ट आउट, सबसे पहले वही आउट होगी, सबसे पहले उसी को उठाया जाएगा, वो होता है भाई हमारा स्टैक। स्टैक का मतलब इस तरीके से, ये जो सबसे पहले आया सबसे नीचे चला गया, अब आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंसर्शन भी और डिलीशन भी, डिलीट करना है किसी एलिमेंट को या किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, वो दोनों का दोनों कौन से होता है, टॉप से होता है भैया। स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन दोनों आपका सेम एंड से होता है, जो आपका टॉप है ना, यहां से क्या होता है, इंसर्शन भी और डिलीशन भी। आपको नई प्लेट रखनी है, यहीं पर रखोगे, उठानी है तो भी ऊपर से ही उठाओगे, ठीक है। तो स्टैक क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में। उसके बाद क्या है, स्टैक इज लिमिटेड फॉर्म ऑफ एरे एंड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, where insertion and deletion of the element take place at one end called the top of the stack। यहाँ पे इंसर्शन भी और डिलीशन भी दोनों एक ही एंड से होता है, वो क्या होता है, टॉप ऑफ द आपका स्टैक, स्टैक के टॉप से, याद रखना, स्टैक के टॉप से इंसर्शन और डिलीशन दोनों, इंसर्शन और डिलीशन दोनों आपका क्या होता है, स्टैक के टॉप से होता है भैया। उसके बाद इट सर्व एज द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट विद टू प्रिंसिपल पुश एंड पॉप। यहाँ पर जो ऑपरेशंस यूज करते हैं स्टैक के अंदर, वो कौन से ऑपरेशन यूज करते हैं, पुश एंड पॉप। अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आपको कौन सा ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, पुश ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। पुश में धकेलना, आपको उसके ऊपर एक और रखना है, इंसर्ट करना है। और अगर आपको कोई एलिमेंट क्या करना है, रिमूव करना है, पुश
पुश किसके में से, स्टैक में से। फिर आपको जो ऑपरेशन लगाना है, कौन सा लगाना है, पॉप लगाना है। याद रखना स्टैक से रिलेटेड आपके कितने ऑपरेशंस होते हैं, 2 ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है पुश और एक होता है पॉप। पुश ऑपरेशन यूज करते हैं टू इंसर्ट एन एलिमेंट, किसी भी क्यू के अंदर, किसी भी उसके अंदर, लिस्ट के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए पुश ऑपरेशन का यूज किया जाता है, पॉप का टू डिलीट। किसी भी लिस्ट से कोई भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए जिस ऑपरेशन का यूज करते हैं वो हमारा होता है भाई पॉप। ठीक है, याद रखना स्टैक के ऊपर क्या होते हैं, ऑपरेशन ऑन स्टैक, पुश एंड पॉप, 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं स्टैक से। इनके नाम याद पूछ लिया जाता है कि आपके स्टैक से रिलेटेड ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पुश और पॉप होते हैं। पुश का मतलब इंसर्ट करना एलिमेंट और पॉप का मतलब टू डिलीट एन एलिमेंट आपके। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट क्या है, मेन पॉइंट अगर हम बात करें, यदि कोई पुश डाउन ऑपरेशन है, अगर कोई लिस्ट आपकी ऑलरेडी क्या है भाई, अगर कोई लिस्ट ऑलरेडी आपकी खाली है, वहां से अगर आप पॉप ऑपरेशन उसके ऊपर लगाते हो तो वहां पर वो क्या दिखाएगा, अंडरफ्लो। आपसे पूछा जाता है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है। तो अगर कोई लिस्ट ऑलरेडी आपकी एम्प्टी है और वहां से आप उसके ऊपर डिलीट का ऑपरेशन लगा देते हो, पॉप का ऑपरेशन लगा देते हो कि स्टैक में ऑलरेडी कोई एलिमेंट नहीं है और आप वहां पे फिर से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, पॉप का ऑपरेशन। तो जब ऑलरेडी एम्प्टी है उसके ऊपर फिर से आप पॉप का ऑपरेशन लगाओगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, कौन सी कंडीशन आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी अंडरफ्लो भाई, अंडरफ्लो, कि ऑलरेडी एम्प्टी है और आप उसमें से और एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हो, रिमूव करना चाह रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। तो जो कंडीशन अराइज होगी कौन सी हो जाएगी, अंडरफ्लो की भाई। अगर कोई लिस्ट ऑलरेडी फुल है, जितने एलिमेंट उसमें आने थे ऑलरेडी वो फुल हो गए, 20 आने थे, 20 आ चुके हैं, फिर उसके अंदर अगर आप उस लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो तो वो अगर फिर आप किसी उसके ऊपर पुश ऑपरेशन लगाते हो, जो लिस्ट ऑलरेडी आपकी फुल है, तो वहां पर जो कंडीशन अराइज होगी क्या हो जाएगी भाई, ओवरफ्लो। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, कि अगर कोई लिस्ट ऑलरेडी खाली है फिर उसमें से आप किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हो तो वो हमारा अंडरफ्लो कहलाएगा। यदि कोई लिस्ट ऑलरेडी फुल है और उसके अंदर आप किसी एलिमेंट को फिर से पुश करना चाहते हो या इंसर्ट करना चाहते हो तो वो जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो कहलाएगी। ऑलरेडी भरी हुई है, इसके अंदर और एलिमेंट नहीं आ सकते, तो वो हो जाएगा ओवरफ्लो कंडीशन। और अगर खाली है फिर उसमें कुछ डिलीट करना चाहते हो तो हो जाएगी हमारी अंडरफ्लो की कंडीशन भी हमारी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसको एम्प्टी स्टैक भी हम कह सकते हैं। ऑलरेडी जो अंडरफ्लो जैसा होता है स्टैक क्या है भाई, एम्प्टी हो गई है, एम्प्टी स्टैक कहलाएगी हमारी, ऑलरेडी खाली है हमारी स्टैक। और क्या कह सकते हैं, अंडरफ्लो कैन बी अवॉइड बाय इंश्योरिंग दैट द स्टैक इज नॉट एम्प्टी। और अगर आपको अंडरफ्लो की कंडीशन को आने से अवॉइड करना है कि अंडरफ्लो की कंडीशन अराइज ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपका जो स्टैक हो वो एम्प्टी ना हो, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर फिर आप उसमें से कुछ डिलीट करना चाहोगे तो कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी, अंडरफ्लो की। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अंडरफ्लो की कंडीशन को रिमूव करने की कंडीशन क्या है, कि द स्टैक मस्ट बी नॉट एम्प्टी, कि स्टैक आपका खाली नहीं होना चाहिए भाई आपका। ठीक है, उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने की बात क्या है आपकी, हम स्टैक के बारे में पढ़ने में तो सबसे पहले पढ़ लो स्टैक क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, की यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन दोनों आपका टॉप पे होता है। इंसर्ट करना कोई एलिमेंट वो भी टॉप पे होगा, डिलीट करना कोई एलिमेंट वो भी आपका टॉप से होगा। उसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं इंसर्ट और डिलीट करने के लिए। इंसर्ट करने के लिए पुश ऑपरेशन यूज करते हैं स्टैक में और डिलीट करने के लिए पॉप ऑपरेशन यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या है, कि अगर कोई लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है उसमें से कुछ डिलीट करना चाहोगे तो अंडरफ्लो की कंडीशन अराइज हो जाएगी, और यदि कोई लिस्ट ऑलरेडी फुल है उसमें से कुछ इंसर्ट करना चाहोगे तो ओवरफ्लो की कंडीशन अराइज हो जाएगी। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, अगर स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है तो वो किसकी हेल्प से हो सकता है, डाटा स्ट्रक्चर है हमारी बनो, तो ये हमारा हो सकता है एरे की हेल्प से और लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से। लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्टैक को
इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि आपको क्या करना है, स्टैक फॉलो करना है कि आपका जो इंसर्शन और डिलीशन हो आपका वन एंड से और टॉप से, तो उसको अप्लाई करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक तो एरे और दूसरा आपका लिंक लिस्ट। तो ये पूछा जा सकता है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ एरे के लिए किसका यूज किया, कौन सी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो एरे का या फिर लिंक्ड लिस्ट का भी। तो एरे का मतलब तो क्या है, एरे के अंदर तो आपका साइज ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है किसके ऊपर, एट द कंपाइल टाइम, कि एरे का जो साइज है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है एट द कंपाइल टाइम। तो इसके अंदर क्या होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक आज ओवरफ्लो सिचुएशंस आपकी अराइज हो सकती है कि एरे का ऑलरेडी साइज अगर 20 डिफाइन कर दिया या 50 डिफाइन कर दिया, अब फिर आप उस स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, तो अगर आपने 50 एलिमेंट ही डिक्लेयर किए थे, 50 एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट हो चुके हैं, फिर उस स्टैक के अंदर आप कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, तो वहां पे जो कंडीशन अराइज हो जाएगी वो कौन सी अराइज हो जाएगी भाई, ओवरफ्लो की कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो टू अवॉइड ओवरफ्लो कंडीशन, ये ओवरफ्लो की कंडीशन क्यों, क्योंकि एरे का क्या होता है, साइज फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड साइज एट कंपाइल टाइम, फिक्स्ड साइज एट कंपाइल टाइम, कि कंपाइल टाइम पे ऑलरेडी साइज फिक्स होता है आपका, ठीक है। तो इसलिए ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी अगर आप कोई एलिमेंट कंप्लीट होने के बाद भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो। तो टू अवॉइड ओवरफ्लो हम किसका यूज करते हैं, लिंक्ड लिस्ट का यूज करते हैं। तो आप लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, स्टैक को अप्लाई कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, इंप्लीमेंटेशन दो तरीके से होता है, एरे और लिंक्ड लिस्ट की। तो इस चीज से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लिंक्ड लिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट में क्या है, आप लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक बिकॉज लिंक्ड लिस्ट कैन ग्रो डायनेमिकली, लिंक्ड लिस्ट कैन ग्रो, क्या कर सकती है, कैन ग्रो डायनेमिकली, मतलब आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसके साइज को चेंज कर सकते हो। लिंक्ड लिस्ट ग्रो डायनेमिकली, तो आप क्या करते हो, एग्जीक्यूशन के टाइम पे इसके साइज को चेंज कर सकते हो। अगर आपको और एलिमेंट को इंसर्ट करने की जरूरत है तो आप उसके साइज को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है आपका कि इसके अंदर द लिंक्ड लिस्ट कैन ग्रो डायनेमिकली एंड श्रिंक एट रन टाइम, कि रन टाइम पर आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो और श्रिंक भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो इसके साइज को और कम भी कर सकते हो। तो वी नीड टू हैव एन एडिशनल पॉइंटर टॉप, आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एक पॉइंटर ऐड करना पड़ेगा, एंड विच विल ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, जो लास्ट एलिमेंट होगा वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, आपके फर्स्ट एलिमेंट की तरफ। लिंक्ड लिस्ट जुड़ी होती है ना कि आपके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है उसके अंदर, लिंक्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, आपकी नेक्स्ट नोड कौन सी आएगी उसका एड्रेस उसके अंदर होता है। तो ये क्या करें, टू अवॉइड ओवरफ्लो कंडीशन, एरे की जगह पर हम किसका यूज करते हैं, स्टैक को अप्लाई करने के लिए लिंक्ड लिस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां पे आपका स्टैक यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ दी स्टैक की बात होगी, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक की आपको क्या बतानी है अभी, एप्लीकेशंस बतानी है। तो भाई देयर आर मेनी एप्लीकेशन जहां पर आप क्या करते हैं, स्टैक वर्क करता है। फर्स्ट है आपका फंक्शन कॉल, कहां पे यूज करते हैं भाई, फंक्शन के कॉल के अंदर। फर्स्ट क्या है, फंक्शन कॉल, इसमें यूज किया जाता है। दूसरा आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, इनके अंदर किसका यूज किया जाता है, स्टैक का। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या है, फंक्शन कॉल के अंदर यूज करते हैं कि किसी फंक्शन को कॉल करवाना है, और जो भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, आपको पता है ना एक्सप्रेशंस आपके डाटा स्ट्रक्चर में 3 या पढ़ते हैं, इनफ्लिक्स, इनफिक्स, आपका प्रीफिक्स और आपका पोस्टफिक्स, ठीक है। ये क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं भाई, इनफिक्स एक्सप्रेशंस, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस के इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए भी आप इसका यूज करते हैं, स्टैक का यूज करते हैं भी आपको, ठीक है। सीधे सीधे ये लिखा हुआ है, फंक्शन कॉल में सीधा आपका ये लिखा हुआ है, द कंपाइलर यूज वन सच डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टैक, कि आपका जो कंपाइलर है स्टैक का यूज करता है फॉर इंप्लीमेंटिंग नॉर्मल एज वेल एज रिकर्सिव फंक्शन कॉल। नॉर्मल फंक्शन कॉल के लिए
या रिकर्सिव फंक्शन कॉल के लिए किसका यूज कर सकता है, आपका स्टैक का यूज कर सकता है। तो फंक्शन कॉल के अंदर यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, स्टैक का यूज करते हैं। तो करेक्ट आपका कंपाइलर यूज करता है स्टैक का टू इम्प्लीमेंट क्या करने के लिए, नॉर्मल और रिकर्सिव होता है वो फंक्शन जो अपने आप को ही इटसेल्फ अपने आप को बार बार रिकॉल करता रहता है, जैसे लूप होता है ना, बार बार एक ही चीज को करता जा रहा है। तो रिकर्सिव फंक्शन होता है दैट फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, जो अपने आप को ही रिकॉल करता है, उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो टू इम्प्लीमेंट नॉर्मल और रिकर्सिव फंक्शन कॉल, उसके लिए यूज करते हैं स्टैक का फंक्शन कॉल। और नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए। तो इनफ्लेक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ये तीनों एक्सप्रेशन बता देते हैं भाई क्या होता है आपका। इनफ्लेक्स आपका ऑपरेशन क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। फर्स्ट क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स का मतलब क्या है भाई, आपका बिटवीन, कि जब दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आता है, जैसे नॉर्मल लिखते हैं a प्लस बी लिख दिया, c माइनस डी लिख दिया, e मल्टीप्लाई f लिख दिया। तो जब दो ऑपरेंड के बीच में, इनको तो बोलते हैं ऑपरेंड, OPERAND, जब दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर पता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। तो जब दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आता है तो उसको तो बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। हमारे क्या बोलते हैं, इनफिक्स। इट इज द वन वेयर द बाइनरी ऑपरेटर कम्स बिटवीन द ऑपरेंड्स, कि जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड्स के बीच में आता है, ऑपरेंड से बीच में आता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनफिक्स कहलाएगा भाई। दूसरा आपका क्या है, पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स नाम से पता चल रहा है कि आपका जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के बाद में आएगा, जैसे ए बी और प्लस का निशान, कि पहले तो ऑपरेंड भी किन किन के ऊपर आपको फंक्शन परफॉर्म करना है, ए के ऊपर और बी के ऊपर करना है। क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ऑपरेटर कौन सा लगाना है, प्लस का ऑपरेटर लगाना है। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, पहले ऑपरेंड आते हैं, फिर आपका क्या आता है, ऑपरेटर आता है, सी डी माइनस का निशान, ई एफ मल्टीप्लाई का निशान। तो ये हमारे क्या है भाई, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहलाते हैं, कि वो एक्सप्रेशन जिनके अंदर आपके पहले ऑपरेंड आते हैं और बाद में ऑपरेटर लिखा जाता है। उसके बाद है आपका प्रीफिक्स। थर्ड वन क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है भाई, आपका प्रीफिक्स नाम ही पता है, पहले आपका ऑपरेटर और बाद में आपके ऑपरेंड, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। कि पहले ऑपरेटर आएगा कि आपको प्लस करना है, किसको प्लस करना है, ए और बी को प्लस करना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, द बाइनरी ऑपरेटर प्रीसीड्स द ऑपरेंड, कि आपका जो ऑपरेटर पहले आएगा उसके बाद उसके ऑपरेंड आएंगे, वो हमारा कहलाएगा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। इसमें एक चीज थी इंपॉर्टेंट सी, वो लिखवाती हूँ कि प्रीफिक्स नोटेशन का नाम क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देखो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर प्लस ए भी लिखा है, ये क्या है, प्रीफिक्स है। पहले आपका ऑपरेंड लिखे हैं, फिर ऑपरेटर लिखा है, फिर ये क्या है, पोस्टफिक्स है। दोनों के बीच में जैसे नॉर्मली हम करते हैं वो हमारा क्या है, इनफिक्स है। हम ए प्लस बी लिखते हैं, ये हमारा क्या है, इनफिक्स है। उसके बाद आपको जो याद रखना है, जो पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रीफिक्स नोटेशन इज आल्सो नोन एज पोलिश नोटेशन। प्रीफिक्स का एक नाम और आपसे पूछा था ना, विच एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज पोलिश नोटेशन, तो ये क्या है, दिस वन, पोलिश। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। ये इनफिक्स एक्सप्रेशन का दूसरा नाम क्या है, पोलिश नोटेशन। क्वेश्चन बनेगा यहां से। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, इज आल्सो नोन एज पोलिश नोटेशन। नेक्स्ट क्या है, पोस्टफिक्स नोटेशन इज आल्सो नोन एज सफिक्स, ये रिवर्स। पोस्टफिक्स का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सफिक्स। सफिक्स नाम दे सकते हो और रिवर्स लगा दो, रिवर्स पोलिश नोटेशन। रिवर्स पोलिश नोटेशन भी शायद वहां तक विजिबल ना हो गई, तो
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपने याद रखो कि जो नीचे वाला मैंने लिखा है ना, सेम उसके आगे सिर्फ रिवर्स लगा दो, सफिक्स कह सकते हो या रिवर्स पॉलिश नोटेशन कह सकते हो। ठीक है, किसको, पोस्टफिक्स वाले की बात कर रही हूं मैं, सभी इनफिक्स के साथ इसको कर दो। ये इनफिक्स है, पोस्टफिक्स क्या हो, क्या नाम दिया गया, सफिक्स या फिर रिवर्स, और प्रीफिक्स को क्या नाम दिया, पॉलिश नोटेशन। ये इनके अदर नेम है जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आपसे मेन हमारा टारगेट क्या है कि हमें ये पता हो कि ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, इसमें कैसे लिखा जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जाएगा, इस एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स वाले में बाद में ऑपरेटर आएगा, प्रीफिक्स वाले में पहले ऑपरेटर आएगा, इसको पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। पोस्टफिक्स वाले को रिवर्स, उल्टा रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोलते हैं, और ये आपका नॉर्मल है भैया आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, रिवर्सिंग अ लिस्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट पुश ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इन अ स्टैक एंड देन पॉप एलिमेंट्स। रिवर्सिंग का मतलब क्या है, पहले तो सारे एलिमेंट्स को पुश करना और उसके बाद देन पॉप एलिमेंट्स, फिर एक एक करके निकाल देना। तो वो हमारा क्या कहेगा, रिवर्सिंग अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट को आपने, जैसे आप स्टैक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने एलिमेंट्स डाल दिए, तो और इस लिस्ट को आपको रिवर्स करना है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट, पहले सबको पुश किया, सारे एलिमेंट्स चले गए, अब उनको वन वन करके निकालो, पहले 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो क्या हो गया, रिवर्सिंग ए लिस्ट तो हो गया कि आपने लिस्ट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्सिंग अ लिस्ट, कि पहले सबको पुश करना, फिर उनको वन वन करके एलिमेंट्स को पॉप करना, पॉप का मतलब डिलीट करना, रिमूव करना, तो हो जाएगा रिवर्सिंग अ लिस्ट हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, स्टैक पढ़ लिया, स्टैक के बाद पढ़ते हैं क्यू के बारे में। क्यू क्या होती है, स्टैक से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती है मैंने आपको बता दी, एक्सप्रेशन कौन कौन से हो सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या है स्टैक की, पुश ऑपरेशंस कौन से लगाते हैं, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब क्या होता है, टू इंसर्ट एलिमेंट, पॉप का मतलब क्या होता है, टू रिमूव एलिमेंट। ठीक है, ये थी आपका मेन सारा स्टैक में। अब हम पढ़ेंगे क्यू के बारे में, क्यू क्या होती है, क्यू को कितने तरह की क्यू होती है भाई हमारी। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे क्यू भाई हमारी, क्यू क्या है, क्यू देखो, इट इज ए नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। आपको क्या क्या चीज याद रखनी है, इट इज नॉन प्रिमिटिव। पहली बात आपसे ये पूछा जा सकता है क्यू क्या है, कौन सा डाटा टाइप है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। तो क्यू इट इज ए नॉन प्रिमिटिव, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड ये चीज आपको पता होना चाहिए, नॉन प्रिमिटिव है। और आपकी कौन सी है, लीनियर है। हमने पढ़ा था दो कैटेगरी थी, लीनियर या नॉन लीनियर। तो ये क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर में क्या था कि जहां पे डाटा एलिमेंट एक सीक्वेंस में होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, इन विच एलिमेंट्स आर एडेड और इंसर्टेड एट वन एंड दिस इज कॉल्ड रेयर। कह रहे हैं कि इन विच, जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स आर एडेड और इंसर्टेड, इन विच एलिमेंट्स आर एडेड कह लो या इंसर्टेड एट वन एंड, उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर। रेयर और फ्रंट ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर एडेड और इंसर्टेड एट वन एंड, दिस इज कॉल्ड द रेयर। उस एंड को क्या नाम देंगे, कॉल्ड द रेयर। रियर एंड फ्रंट, जैसे वहां पे पुश और पॉप था ना, तो यहाँ पे रियर और फ्रंट एंड होता है आपका। तो रियर तो पीछे, जैसे आप क्यू की बात कर लो, आप कहाँ पे जा रहे हो, ये लगा लो कि आप सिनेमा हॉल में जा रहे हो, मूवी की टिकट की लाइन में आप लगे हुए, ये क्यू बने हुए, लोगों के क्यू में खड़े हो जाओ। ठीक है, मैं क्यू में खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर जो आदमी पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा, आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा नहीं कि जो आदमी सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी, जो सेकंड लास्ट है उसको दूसरे नंबर पे टिकट मिलेगी। यहाँ पे जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगी। तो पहली बात तो क्यू को ध्यान रखो, ये क्या होती है, FIFO होती है। स्टैक तो क्या थी, LIFO, याद रखना, स्टैक क्या थी, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो तो थी स्टैक। और इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। जैसे हम
सिनेमा हॉल के अंदर मूवी टिकट के लिए अगर हम जा रहे हैं तो पहले हम गए हैं तो पहले हमारा ही नंबर आएगा, पहले हमें ही टिकट मिलेगी। तो यहाँ पर जो इंसर्शन होता है, कोई नया आदमी आ गया टिकट लेने के लिए तो उसको टिकट लाइन में पीछे लेना पड़ेगा, तो इस एंड को तो बोलते हैं रेयर एंड। और जहां से आपका एलिमेंट रिमूव हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, यहाँ से टिकट मिली वो निकल गया, फिर आगे दूसरा बंदा आगे बढ़ा, फिर उसको टिकट मिली वो निकल गया, तो जो निकलना होता है आउट होंगे इस लाइन में वो कहां से होंगे, फ्रंट एंड से। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्यू के अंदर दो चीजें होती है, फ्रंट और रेयर। फ्रंट एंड से आपका डिलीशन होता है और रियर एंड से आपका इंसर्शन होता है। इंसर्शन किस एंड से होगा, रेयर एंड से, और डिलीशन किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना, रिमूव करना, उस लिस्ट में किसी को निकालना है तो कौन से एंड से होगा, फ्रंट एंड से होगा। लाइन बन गई तो लाइन में चलो, लाइन में चलो, तो जो पहले है वो पहले निकलेगा और जो लास्ट में आया है वो सबसे लास्ट में। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा, ठीक है। तो वो होगी हमारी क्यू। तो आपको याद में क्यू का FIFO, ये नॉन प्रिमिटिव है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एलिमेंट ऐड और इंसर्ट किए जाते हैं वन एंड से, जिसको क्या नाम दे दिया जाता है, रेयर एंड। जैसे मैंने यहाँ दिखाया लास्ट वाला जो है, इसको हम क्या नाम देते हैं, रेयर देते हैं, और आगे वाले क्या देते हैं, फ्रंट नाम देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, दैट इज कॉल्ड द रेयर एंड द एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड द फ्रंट। एंड एलिमेंट्स आर रिमूव्ड, एलिमेंट्स आर removed from the other end called the front end। इसका क्या नाम है, called the, इसको नाम दे देंगे हम फ्रंट। क्या कहा जाएगा इसको, फ्रंट कहा जाएगा। इसको रियर कह रहे थे पीछे वाले को, और इसको क्या कहेंगे, फ्रंट कहेंगे आगे वाले से। तो एक क्यू इज लॉजिकली ए FIFO टाइप ऑफ लिस्ट। सो ए क्यू is a FIFO, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ लिस्ट। ये किस तरह की लिस्ट है, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप होती है, और इसके अंदर क्या होता है, इंसर्शन एट वन एंड से और डिलीशन फ्रॉम अदर एंड से। लेकिन स्टैक में क्या था, इंसर्शन भी और डिलीशन भी दोनों सेम एंड से होते थे, जिसको आपने क्या कहा था, ऊपर के जो आपका था उसको क्या था, टॉप से। वहां पे इंसर्शन भी और डिलीशन भी टॉप से हो रहा था, एक एंड से इंसर्शन होगा, एक एंड से डिलीशन होगा, वो किसमें होगा, स्टैक के अंदर। लेकिन क्यू के अंदर एक एंड से इंसर्शन होगा और दूसरे एंड से क्या होगा आपका, दूसरे एंड से आपका डिलीशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं भाई, एवरी टाइम कंसीडर लाइन ऑफ द पर्सन, सेम वही है, रेलवे रिजर्वेशन के नंबर की हम बात कर रहे हैं। वेयर ए पर्सन एंटर द क्यू, ही हैंड्स एट द एंड ऑफ द क्यू, एंड सेम चीज मैंने जो आपको भी बताई है कि अगर हम एक बात क्यू की बात करते हैं, एक पंक्ति की बात करते हैं, तो जैसे कोई रिजर्वेशन के लाइन में टिकट या सिनेमा हॉल या रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ है, तो जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगी भाई, ठीक है। तो आगे वाला निकलता जाएगा, पीछे जो भी नए लोग आएंगे वो लिस्ट में पीछे लगते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यू की इंप्लीमेंटेशन, वो कैसे हो सकती है, क्यू को अगर आपको क्यू अप्लाई करनी है, जैसे हमने स्टैक की इंप्लीमेंटेशन देखी थी ना, एरे और लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से, ऐसे ही आप किसकी बात कर रहे हैं, क्यू की इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। किसकी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, क्यू। क्यू की इंप्लीमेंटेशन क्या है, क्यू कैन बी इंप्लीमेंटेड इन टू वे, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन और डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। क्यू की इंप्लीमेंटेशन, क्यू की इंप्लीमेंटेशन क्या है, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन और आपका डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन, डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन, in static implementation we have to declare the size of the array at the design time before processing the starts। यहाँ पर स्टैटिक का मतलब पहले से ही आपको डिजाइन टाइम पे जब आप कर रहे हो डिक्लेयर क्यू, तो ऑलरेडी आपको पहले से बताना पड़ता है इस क्यू के लिए आप कितना डिक्लेयर करो, 50, 100, 200 कितना, तो वहां पे साइज फिक्स रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। तो कहते हैं स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन में क्या रहेगा, इन स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन
we have to declare the size of the array at design time. We have to declare the size of the array का size at design time. जब आप उसको बना रहे हो डिजाइन टाइम पे ही आपको क्या करना पड़ता है, array का साइज डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। और डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, आप उसके अंदर क्या है, वहां पर आपको पहले से फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप बाद में उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, उसको बढ़ा या कम कर सकते हो भी आप, ठीक है। तो कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन क्यू यूजिंग पॉइंटर, द मेन डिसएडवांटेज इज दैट नोड इन द लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंट ऑक्यूपाई मोर मेमोरी स्पेस देन ए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंटेशन। छोड़ो उस चीज मत पढ़ो। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है वी हैव टू डिक्लेयर साइज एट द ऑफ एरे एट अ डिजाइन टाइम, तो स्टैटिक फिक्स रहेगा। डायनेमिक के अंदर क्या है, आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे साइज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। अब ये देखो हमारी क्यू भाई कितने तरह की होती है, ठीक है। आपको मेन चीज क्या आएगी, क्यू कौन कौन सी क्यू हो सकती है भैया। क्यू की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है भाई आपकी सर्कुलर क्यू की। अगर हम बात करें कि सर्कुलर क्यू क्या होती है भाई हमारी, तो सर्कुलर क्यू का मतलब क्या है, सर्कुलर मतलब जैसे हमारा सर्कल होता है, तो आपको पता होगा सर्कल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो लास्ट वाली जो नोड होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है, हमारे फर्स्ट नोड के साथ जुड़ी हुई होती है भाई, वो हमारा क्या कहलाता है, देखो क्यू के अंदर ऑर्डर हो गया, कलेक्शन एलिमेंट हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया आपका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कह सकते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जगह पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नाम भी आ सकता है, FIFO भी लिखा हो सकता है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी लिखा हो सकता है। दोनों किसके लिए नाम है, क्यू के लिए ही नाम है। सब मतलब जो पहले आएगा फर्स्ट कम उसी को फर्स्ट सर्व किया जाएगा, मतलब पहले उसको ही मिलेगा फर्स्ट सर्व, ठीक है, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये दोनों किसके नाम है, क्यू के नाम है भाई हमारे, ठीक है। तो ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं हमारे, उसको कह दिया है टू इंसर्ट एन एलिमेंट, वो किसके एंड पे होगा, रियर एंड पे होगा, और डिलीट एन एलिमेंट, तो डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड से होगा। ये चीज भी याद रखना कि इंसर्शन एट रियर एंड लिखा जाता है, रियर एंड और फ्रंट एंड किससे रिलेटेड है, क्यू से रिलेटेड होते हैं ये चीज। तो इंसर्शन एट रियर एंड ऑन द लास्ट, और डिलीशन एट ऑपरेशन है क्यू के ऊपर, डिलीशन एट फ्रंट एंड, डिलीशन होगा आपका फ्रॉम फ्रंट एंड, फ्रॉम फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से आपका क्या होता है, डिलीशन होता है आपका। उसके बाद है डिस्प्ले प्रिंट, टू डिस्प्ले ईच एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड टू रियर एंड ऑफ द क्यू, डिस्प्ले करवाने के लिए नहीं है आपको जरूरी, ठीक है। एरे इंप्लीमेंटेशन हो गया आपका, इंसर्शन हो गया, कैसे इंसर्ट करोगे, डिलीशन हो गया आपका, फिर क्या है मेन चीज आपकी क्यू कितनी तरह की होती है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ द क्यू हमें देखनी है। सबसे पहले सर्कुलर क्यू के बारे में बात करोगे, सर्कुलर क्यू कैसे होती है आपकी, सर्कुलर क्यू में सर्कुलर क्यू के अंदर द फर्स्ट एलिमेंट कम जस्ट आफ्टर द लास्ट एलिमेंट, और a circular queue is one in which the insertion of a new element is done at the very first location of the queue. If the last location of the queue is full, then the first location is empty. सीधी सी बात है भाई आपका, हम बात कर रहे हैं क्यू की टाइप की, टाइप ऑफ क्यू कौन बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ क्यू, वेरिएशंस ऑफ क्यू या टाइप ऑफ क्यू। फर्स्ट है हमारी सर्कुलर, सर्कुलर क्यू, नाम से पता चल रहा है सर्कुलर है मतलब इस तरीके से। तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, आपके लास्ट एलिमेंट से। आपको कोई भी यहाँ पर आपकी एक सर्कुलर क्यू बना दी, तो यहाँ पे आपने चला सेकंड लास्ट लास्ट आगे वापस किससे कनेक्ट हो जाएगा, आपकी फर्स्ट से। क्यू में तो हो रहा है, सीक्वेंस में तो हो रहा है, लेकिन आपकी वापस जाके इस कनेक्ट सीधी की बजाय इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो आपका लास्ट और फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इन सर्कुलर क्यू के अंदर द फर्स्ट एलिमेंट कम जस्ट आफ्टर द लास्ट एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट कम the first element come just after the last element, वो हमारी क्या कहलाती है, सर्कुलर
क्यू कहलाती है भी हमारी। एक सर्कुलर क्यू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ unutilized space in the linear queue implemented as array. We can make the following assumptions that each time a new element is inserted into the queue and the rear is incremented by the 1, and each time the element is ready to form the queue, the value of the front is incremented by the 1. तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा भाई, मेन तो A circular queue prevent an excessive use of memory। मेन चीज आपको तो ध्यान रखना है कि इसकी डेफिनेशन रहेगा, आपको क्या रखना है कि इसका बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे हमसे क्या गया, एक क्यू इज अ सर्कुलर एरे, वी अज्यूम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू द लास्ट एलिमेंट, एंड इफ द लास्ट एलिमेंट पोर्शन ऑफ द एरे इज हैविंग एन एलिमेंट, अ न्यू एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड नेक्स्ट टू इट। तो आपको सिर्फ ये क्या ध्यान रखना है कि अ सर्कुलर क्यू प्रिवेंट एन एक्सेसिव यूज ऑफ मेमोरी। अ circular queue prevents the excessive use of memory, कि जो ज्यादा आपका मेमोरी का यूज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं सर्कुलर क्यू का हमारा, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सर्कुलर क्यू आपकी इस तरीके से रहेगी कि आपको जो एलिमेंट्स के नोट हो रहे हैं तो लास्ट आपका क्या रहेगा, फर्स्ट से कनेक्टेड रहेगा आपके स्पेस, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है भाई, डबल एंडेड क्यू आपका लिखा आ जाता है किस तरीके से, तो सर्कुलर क्यू है, डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू, इसकी फुल फॉर्म कई बार लिखी आती है, ऐसे लिखा आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये क्या होता है, ये ना लिख के पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ना लिख के सिर्फ ये दे देगा डी क्यू क्या है, तो डी होता है डबल, ई होता है एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू की दोनों तरफ से डबल एंडेड क्यू है आपकी, तो क्या कहलाएगी, इन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट वेयर इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द ऑपरेशंस परफॉर्म फ्रॉम द बोथ एंड, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स डन from both एंड, ऐसा नहीं है कि जो आगे आया है तो आगे से ही आपका डिलीट होगा, पीछे की तरफ से इंसर्ट होगा, ऐसा नहीं है। इसमें कहा कि जहां से इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है, क्या आप आगे वाले एंड से इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, आप पीछे वाले एंड से इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं डबल एंडेड क्यू हमारी। तो इंसर्शन और डिलीशन आपका दोनों में से किसी तरफ से भी हो सकता है, आगे से भी हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है, और पीछे रेयर एंड से भी हो सकते हैं हमारे। तो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स डन फ्रॉम दी बोथ एंड्स, वो हमारा क्या कहलाएगा, डबल एंडेड क्यू कहलाएगी हमारी। इसके अंदर ये कहना है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डबल एंडेड क्यू, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल एंडेड क्यू बिकॉज़ द रिस्ट्रिक्शंस पुट टू परफॉर्म आइदर इंसर्शन और डिलीशन ओनली एट वन एंड, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर भी दो कैटेगरी बना दी गई है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, एक आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। भाई इसकी भी आगे फर्दर दो कैटेगरी बना दी है कि आप एक क्या करते हो, किसी डी क्यू डबल एंडेड क्यू की तरह आपने क्या करते हैं, इनपुट आपका क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इस एंड से आपका इनपुट नहीं होगा लेकिन आउटपुट कर सकते हो, और या फिर आपने आउटपुट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इस एंड से क्या है, आपका आउटपुट नहीं होगा लेकिन आप इनपुट कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू हो सकती है या फिर आपकी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू भी हो सकती है। मतलब ये डबल एंडेड क्यू की आपकी आगे दो सब टाइप बना दी है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, कि आप इनपुट की रिस्ट्रिक्ट को इंसर्ट करने पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट होंगे, या फिर आप आउटपुट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि यहाँ से क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट होंगे, ठीक है। तो ये आपकी दो कैटेगरी हो जाएंगी हमारी। इसके अंदर कह रहे हैं ऑपरेशन ऑफ द डी क्यू क्या है, इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट एट द रियर एंड ऑफ द क्यू, वही डिलीशन ऑफ द एलिमेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू, इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू, डिलीशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द रियर एंड ऑफ द क्यू, वही है डबल एंडेड क्यू है। तो फ्रंट एंड से इंसर्शन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, ऐसे ही आपके रियर एंड से इंसर्शन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। आपसे पूछा गया ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म किए जाएंगे डबल एंडेड क्यू पे, तो डबल एंडेड क्यू है तो फ्रंट के ऊपर भी दो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। ऐसे ही रियर एंड पे भी दो फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, इंसर्शन और आपका डिलीशन, ठीक है।
दोनों ये चार ऑपरेशन आपके परफॉर्म होंगे इस पे डबल एंडेड क्यू के ऊपर भाई। उसके बाद में फॉर एन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू ऑल ऑफ द अबव फोर ऑपरेशंस आर वैलिड, फॉर द आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू ओनली 1 and 2 and 3 ऑपरेशंस आर वैलिड। आप क्या कर सकते हो, रियर एंड पे किसी का भी डिलीशन नहीं कर सकते। अगर आपको क्या करना है, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड के ऊपर क्या कह रहे हैं कि आप जो आपका क्या है रियर एंड है उसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, डिलीशन नहीं कर सकते। रियर एंड पर डिलीशन नहीं कर सकते। अगर आप आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू बनाते हो तो रियर एंड पे डिलीशन नहीं कर सकते। की पॉइंट में आपसे कहा गया है कि अगर आप आउटपुट रिस्ट्रिक्ट डी क्यू बना दें कि आउटपुट रिस्ट्रिक्ट है तो रियर एंड से डिलीशन नहीं होगा भैया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है अभी आपकी प्रायोरिटी क्यू की बात कर रहे हैं। मेन तो बस आपकी इसके अंदर यही चीज है कि डी क्यू होता है क्या है, डबल एंडेड क्यू। इसका मतलब क्या है आपका कि आप दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन मतलब दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इनपुट से करना है या आउटपुट करना है, जब तक वो प्रायोरिटी पे ऐसे ना करें कि इनपुट रिस्ट्रिक्ट है या आउटपुट रिस्ट्रिक्ट है भैया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका प्रायोरिटी क्यू। क्या है प्रायोरिटी, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जहाँ पे जिस क्यू के अंदर हम साथ में क्या करते हैं प्रायोरिटी अटैच कर देते हैं कि हम बताते हैं कि किसको पहले करना है, मतलब प्रेफरेंस साथ में अटैच कर देते हैं, वो हमारा प्रायोरिटी क्यू कहलाता है भाई। क्यू हमें पता है कि एक सीक्वेंस में हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भी आप कह रहे हो कि पहले इसको करना है भाई, दूसरी इसकी प्रेफरेंस थोड़ी कम है, इसको थोड़ा बाद में कर सकते हैं, वो हमारा प्रायोरिटी कहलाएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में आप लिख सकते हो इट इज सिमिलर टू द क्यू, एक क्यू की तरह ही होता है एंड हैविंग ए स्पेशल की फॉर ईच एलिमेंट, having a special key for each element, कि हर एक एलिमेंट के साथ एक स्पेशल की अटैच कर दी जाती है कि हमें जो क्या डिफाइन करती है उसकी प्रायोरिटी बताती है कि उसको प्रायोरिटी कितनी है, मतलब उसको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पहले काम करना है, इसको बाद में काम करना है। तो कह रहे हैं कि हैविंग अ स्पेशल की फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए एक स्पेशल की होती है एंड ऑफ द क्यू कॉल्ड द प्रायोरिटी ऑफ द क्यू इज कॉल्ड प्रायोरिटी। की प्रायोरिटी हम किसे कहेंगे कि वो एक स्पेशल की जो हर एक एलिमेंट से अटैच कर दी गई है इज कॉल्ड प्रायोरिटी, उसको हम कहेंगे प्रायोरिटी किसकी होगी, हम क्या प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देनी है हमारी, ठीक है। तो आइटम्स आर ऑर्डर्ड बाय द की वैल्यू, और जितने भी हमारे आइटम जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे डेटा होगा वो अरेंज किए जाएंगे बाय दीज, आपकी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर दिया जाएगा कि जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी वो पहले, उसके बाद वाला, फिर वो सबसे लास्ट में जिसकी प्रेफरेंस सबसे कम होगी। तो आइटम्स आर ऑर्डर्ड बाय द की वैल्यू, जो भी आपके आइटम्स होंगे, जो भी डेटा एलिमेंट्स होंगे आर ऑर्डर्ड बाय देयर की वैल्यू, उनकी की वैल्यू के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाएगा, ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो हैविंग ए स्पेशल की फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द क्यू, क्यू के हर एक एलिमेंट की एक स्पेशल की होगी और उन आइटम्स को उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उन की वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड उसके लिए क्या होगा, आपको क्या सीधी सी बात है, इस चीज से क्या फर्क पड़ जाएगा कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको सबसे पहले डन किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, एन एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्रोसीड फर्स्ट, कि जो भी एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी इज प्रोसीड्स फर्स्ट, उसको सबसे पहले प्रोसीड किया जाएगा, प्रोसीड फर्स्ट भाई, सबसे पहले उसी पे काम किया जाएगा। एन एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्रोसीड फर्स्ट, इस प्रायोरिटी क्यू का ये बेनिफिट हो जाएगा कि जिसके साथ आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी अटैच की होगी सबसे पहले उसको हैंडल किया जाएगा। फिर एन एलिमेंट हैविंग लोएस्ट प्रायोरिटी इज प्रोसीड लास्ट, सीधी सी बात है। और एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हैविंग क्या लोएस्ट प्रायोरिटी इज प्रोसीड लास्ट, उसको सबसे लास्ट में आप क्या किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा, सबसे लास्ट में उस पर वर्क होगा। और उसके बाद क्या है, और जो एलिमेंट हैविंग द सेम प्रायोरिटी, जिनको आपने सेम प्रायोरिटी दी थी, हमें कोई बात कर देना ठीक है तब तक करना है, तो कुछ एलिमेंट जिनकी आपकी प्रायोरिटी सेम होगी उनको किस बेस पे हैंडल किया जाएगा, उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बेस हैंडल किया जाएगा भाई। एंड एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रायोरिटी, और जिन एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम होगी उनको किस बेस पे हैंडल किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व,
जो पहले आया होगा उसको पहले और जो बाद में आया उसको बाद में। प्रायोरिटी तो सेम है, लेकिन कहीं कभी अब प्रायोरिटीज में तो कोई प्रेफरेंस है नहीं कि इसको पहले करना है इसको पहले करना है। अगर उनकी प्रायोरिटी सेम है तो जो पहले एलिमेंट आया होगा उसके ऊपर वर्क पहले होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रायोरिटी वो कैसे हैंडल किए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया होगा उसको पहले हैंडल, जो बाद में आया उसको बाद में हैंडल। ये हमारे क्या कहलाती है, प्रायोरिटी क्यू कहलाती है। प्रायोरिटी क्यू आपसे पूछा गया था, प्रायोरिटी क्यू क्या है, बिल्कुल सेम आपकी क्यू की तरह ही होते हैं, बस हर एक एलिमेंट के साथ एक की वैल्यू अटैच कर दी जाती है जो बताती है कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किसको पहले आपको परफॉर्म करना है। तो वो आपने बता दिया, जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, हाईएस्ट होगी, वो सबसे पहले होगा, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड, फिर लाइक दिस। और जिसकी सबसे कम होगी उसको सबसे लास्ट में। और जहां पर भी प्रायोरिटी सेम होगी वहां पर जो पहले आया उसको पहले हैंडल करोगे और जो बाद में आया उसको बाद में हैंडल करोगे। ये हमारी होती है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट चीज हमारी जो क्यू में रहती है, एप्लीकेशन ऑफ क्यू, कि अब क्यू को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या एप्लीकेशन है हमारे, किन जगह पर हमारी क्यू का यूज होता है। तो आपको पता ही है, हम कहीं पे भी रिजर्वेशन के लिए, या हम ये कह सकते हैं टिकट रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो जहां पर हमें क्या करते हैं, क्यू में खड़ा होना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो वहां पर क्या होता है, आपकी क्यू को फॉलो करते हैं। तो हम कहते हैं प्रिंटर की जॉब के अंदर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि जो डाटा स्ट्रक्चर है हमारी क्यू, वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे यूज होती है। तो एक तो हमारे प्रिंटर की क्यू के अंदर, प्रिंटर की सर्विसेज के अंदर हमारी क्या यूज होती है, ये यूज होती है कि प्रिंटर क्यू के अंदर यूज करते हैं हम, कि जो भी आप क्या कर रहे हो, प्रिंट के लिए कमांड दे रहे हो, तो जो आपके क्या हो जाएंगे, क्यू में बन जाएगी। तो जो पहले दी उसका हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे जो भी आपने जितने भी कमांड दिए वो एक प्रिंटर के क्यू में बफर में जाके स्टोर हो जाती है, फिर वन करके उन पे हमारा फंक्शन परफॉर्म होता रहता है। और जो भी हमारी हमने प्रिंट के लिए कमांड दिया वो सारी परफॉर्म होती रहती है, तो एक क्यू में जाती है हमारी, ठीक है। तो प्रिंटर क्यू होती है, जो भी हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, तो जिस सीक्वेंस में हम टाइप कर रहे हैं तो उसी सीक्वेंस में क्या आते हैं, वो टाइप होते हैं, ठीक है। हमने पहले ए, फिर बी, फिर सी, हम कितनी स्पीड से कर रहे हैं, जिस लेटर को हमने पहले स्ट्रोक किया होगा, जिसको सबसे पहले दबाया होगा, वही लेटर पहले प्रिंट होगा। तो कीबोर्ड का हम कह सकते हैं, कीबोर्ड स्ट्रोक के अंदर भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। कीबोर्ड की स्ट्रोक, कीबोर्ड में कहते हैं की स्ट्रोक कह सकते हो। स्ट्रोक मतलब जैसे हम उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। की स्ट्रोक की क्यू के अंदर भी आपका इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। आपकी रिजर्वेशन के लिए कह सकते हैं कि जैसे रेलवे कह सकते हो या सिनेमा हॉल कह सकते हो रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। फोर्थ आपका जॉब शेड्यूलिंग, कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम किया था जहां पर हमारी जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स थी, तो जहां पर हमारे जॉब्स आ रहे हैं, किसको पहले परफॉर्म करना है, जॉब्स हमारी जिस सीक्वेंस में आ रही है, तो जॉब शेड्यूलिंग के अंदर भी क्या होता है, हमारी क्यू ही डेटा स्ट्रक्चर का यूज होते हैं हमारा, ठीक है। तो ये इन चार जगहों पे क्या है, हम क्या कह रहे हैं, हम एप्लीकेशन पूछी गई है क्यू कहाँ पे यूज होता है। तो हमारा प्रिंटर की क्यू में, की स्ट्रोक में, रेलवे रिजर्वेशन में कह सकते हो, जॉब शेड्यूलिंग के अंदर हमारा क्या होता है, ये नेटवर्क मैसेजिंग के अंदर भी, फिर कह सकते हो नेटवर्क मैसेजिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, ठीक। बस इतना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आपका, यहाँ से क्वेश्चन इतना बनेगा ही नहीं आपका। फिर भी आप सबको पता होना चाहिए इसके एप्लीकेशन से कौन कौन से, तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। हमने क्यू को पढ़ लिया भी, क्यू क्या था आपकी, क्यू कौन कौन सी होती है आपकी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाई लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लिंक लिस्ट के बारे में। अब एक चीज बताओ भाई, लिंक लिस्ट के अंदर आपका पर्टिकुलर क्या है, लिंक लिस्ट क्या आपकी, पहले उसमें भी लिखवाया था मैंने कि लिंक लिस्ट क्या आपकी डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। क्या है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। और आपकी क्या है, linked list is a dynamic data structure। डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि भाई जहां पर आप एग्जीक्यूशन टाइम पर
लिस्ट को बढ़ा या घटा सकते हो, श्रिंक कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। कि जरूरी नहीं है कि आपको प्री डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है कि आप पहले से डिफाइन करके रखो कि आपको कितना स्पेस चाहिए। आप मेमोरी को क्या कर सकते हो, बाद में भी लिस्ट को एक्सपेंड भी कर सकते हो, और उसको अगर छोटा करना चाहो तो कोई डिलीट कर दो, तो मेमोरी स्पेस जो रिमूव हो गया उसको रिलीज करना चाहो तो वो सारा क्या है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो लिंक लिस्ट क्या है हमारी, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या है, a linked list is data structure in which address location of the next node element is embedded in the current element के अंदर। आपकी लिंक लिस्ट है दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। a linked list consists of two parts, part 1 info part, information part, जहां पर आपको जो भी डेटा स्टोर करना है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन पार्ट कहलाता है। सेकंड हमारा एड्रेस पार्ट, एड्रेस पार्ट कह सकते हैं, आपका पॉइंटर कह सकते हो कि जो क्या करता है नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो आपकी जो लिंक लिस्ट है वो दो पार्ट में से बनके बनी है हमारी, क्या, इन्फॉर्मेशन पार्ट से और एड्रेस पार्ट से भी। और वो एड्रेस पार्ट क्या करता है, आपके नेक्स्ट नोड के एड्रेस को अपने साथ कैरी करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, The address location of the next element is embedded in the current element। तो current element के साथ क्या होती है, next node का एड्रेस साथ में embed होता है कि आपको पता होता है कि next element कौन सा होगा, उसका एड्रेस साथ में अटैच होता है भी हमारा, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेकंड एड्रेस और पॉइंटर पार्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। एड्रेस और पॉइंटर पार्ट होल्ड क्या करेगा, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा लिस्ट में, उसके एड्रेस को होल्ड करेगा, कौन सा, एड्रेस पार्ट कह सकते हो या पॉइंटर पार्ट कह सकते हो। जैसे हमारी लिंक लिस्ट बनती कैसे है, ये हमारी, जैसे हमारी ये लिंक लिस्ट है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर हो गया सबसे पहले, कि जहां से हमारा स्टार्ट होना है वो पॉइंटर है, इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ से उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन जैसे आपने 30 को स्टोर करना है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, फिर ये इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, फिर यहाँ पे 40 आपने स्टोर किया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट नोड का क्या होगा, एड्रेस होगा भी। और लास्ट नोड के अंदर क्या होता है, जो एड्रेस वाला पार्ट होता है ना वो नल आपको डिक्लेयर करना होता है कि जो लास्ट नोड है वहां पर जो एड्रेस होगा वो नल है, मतलब किसी भी नेक्स्ट एलिमेंट को रेफर नहीं कर रहा है, इसका मतलब लिस्ट वहां पे एंड हो गई है। तो हमारी इस तरीके से बनते हैं कि स्टार्ट पॉइंटर वैल्यू, जहां से आप स्टार्ट हो रही है बेस एलिमेंट, उसके बाद आपका ये वाला पार्ट जहां पे फर्स्ट इन्फो वाला पार्ट है, नेक्स्ट क्या है वो वाला पॉइंटर जहां पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव है कि नेक्स्ट नोड कौन सी होगी, फिर यहाँ पर एड्रेस आपकी इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, फिर उससे नेक्स्ट नोड का पॉइंटर, यहाँ पर फिर इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे 50 लिख दिया, फिर यहाँ पे x लिख दिया, मतलब नल वैल्यू, इसका मतलब अब यहाँ पे किसी भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस नहीं है, तो मतलब लिस्ट हमारी यहीं पे खत्म होगी। कौन कौन से एलिमेंट आ गए इस लिस्ट में, 30, 40 और 50 आ गए, उसके बाद आपकी लिस्ट टर्मिनेट होगी, यहाँ पे आपने नल वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लिंक लिस्ट कहलाएगी भाई हमारी, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, उसके अंदर द फर्स्ट फील्ड होल्ड द वैल्यू ऑफ द डाटा, जो पहला फील्ड होता है वो क्या करता है, वैल्यू को होल्ड करता है, एंड द सेकंड फील्ड होल्ड द रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, और सेकंड फील्ड क्या करता है, होल्ड करता है रेफरेंस टू दी नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड की रेफरेंस को होल्ड करता है, रेफरेंस का मतलब पॉइंटर या एड्रेस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा, सेकंड जो पार्ट होगा वो होल्ड करेगा रेफरेंस टू दी नेक्स्ट नोड भी हमारी, ठीक है। तो उसके बाद ही कह रहे हैं या फिर हमारी क्या वैल्यू होगी, नल वैल्यू होगी। तो अगर आपको नेक्स्ट कोई एलिमेंट नहीं है लिस्ट में, वहीं पे लिस्ट खत्म हो रही है, तो या तो वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट नोड की वैल्यू होगी, या फिर वहां पे वैल्यू क्या होगी, नल वैल्यू होगी, इसका मतलब लिस्ट वहीं पे एंड हो जाती है भी हमारी, ठीक है। तो अब इसका मतलब फर्स्ट नोड का मतलब क्या है, लास्ट नोड का मतलब क्या है, स्टार्ट का मतलब क्या है, वही बात वो देख लो आपकी लिस्ट के अंदर, ठीक है। वैसे तो हमें पता ही है कि मैंने अभी यहाँ पे लिस्ट में जैसे बनाया, हमने स्टार्टिंग लिखा स्टार्ट, फिर हमने अपनी नोड्स के अंदर वैल्यू लिख दी और रेफरेंस लिख दी। तो फर्स्ट नोड कैसे है, सेकंड नोड, तो फर्स्ट नोड का मतलब तो क्या है, इट इज वेरी फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, किसी भी लिंक लिस्ट की पहली को क्या बोलेंगे, फर्स्ट नोड बोलेंगे, और वो क्या करेंगे, कंटेनिंग द डाटा फील्ड एंड एड्रेस ऑफ द सेकंड। इसके अंदर कुछ नहीं है, फर्स्ट नोड के अंदर क्या है आपका, फर्स्ट नोड क्या होल्ड करेगी, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट जैसे 30 था, और एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, दो पार्ट से मिलकर बनेगी फर्स्ट पार्ट, कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर नेक्स्ट नोड का क्या होगा, एड्रेस होगा आपका,
ठीक है। लास्ट नोड क्या होगी, जो लास्ट नोड होगी उसके अंदर इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होगा और साथ में जो वैल्यू होगी वो आपकी एड्रेस वाले पार्ट में क्या वैल्यू होगी, नल वैल्यू होगी भाई। कहां पर, लास्ट नोड के अंदर जो वैल्यू होगी नल होगी, जिसका मतलब होगा वो नेक्स्ट किसी नोड को रेफर नहीं कर रही है, ठीक है, पॉइंट आउट नहीं कर रही है। उसके बाद स्टार्ट का मतलब क्या है, स्टार्ट जहां पे मैं लिख रही हूँ सबसे पहले लिस्ट के स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टार्ट, फिर मैं आपकी नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, दो दो पार्ट में डिवाइड होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी जैसे वैल्यू है 30 और 40 हमने लिख दिया, तो ये स्टार्ट क्या है, तो ये स्टार्ट वो पॉइंटर है जो स्टार्टिंग में जो बेस जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट क्या कहलाएगा, स्टार्ट इट इज अ पॉइंटर which used to contain the address of the first node indicating the beginning of the list। ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड कि पहली नोड का एड्रेस किसके पास होगा, किस जहां से लिस्ट स्टार्ट होनी है, तो उस पहली नोड का एड्रेस जो होगा वो इस पॉइंटर के पास होगा जो स्टार्ट है। इट इज अ पॉइंटर, ये क्या है, पॉइंटर है जो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, जिसका मतलब क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, कि यहां से आपकी लिस्ट बिगिनिंग हुई है, लिस्ट आपकी स्टार्ट हुई है, बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट को इंडिकेट करता है आपका, तो ये क्या कहलाएगा, स्टार्ट, इट इज ए पॉइंटर हो जाएगा भाई। उसके बाद एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या है, इट इज ए कंडीशन दैट एग्जिट व्हेन स्टार्ट इज इक्वल टू नल। यदि स्टार्टिंग में ही स्टार्ट इज इक्वल टू नल आ गया, इसका मतलब इट इज एन एम्प्टी लिस्ट भाई। यदि कहीं पे भी स्टार्ट की वैल्यू नल है, इसका मतलब ये कैसी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट कहलाई भाई। यदि स्टार्ट की वैल्यू नल है, कि पहला ही जो आपका एलिमेंट है स्टार्ट, उसकी वैल्यू आपने एड्रेस करके नल दे दिया, वो किसी तरफ रेफर ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये लिस्ट कैसी हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, खाली लिस्ट कहलाएगी, ठीक है। ये जो टर्म्स थी जो आपकी लिंक लिस्ट से रिलेटेड होती है, कि फर्स्ट नोड का मतलब क्या है, लास्ट नोड का मतलब क्या है, स्टार्ट का मतलब और आपका एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, और लिंक लिस्ट के अंदर हम बात करें तो टाइप ऑफ द लिंक लिस्ट क्या होती है हमारी, कितनी तरह की हमारी लिंक लिस्ट होती है, कौन कौन से फंक्शन पर काम करते हैं, कितनी तरह की लिंक लिस्ट होती है। तो पहले तो हम देखते हैं कि टाइप ऑफ द लिंक लिस्ट कौन कौन सी होती है। मेनली तो भाई हमारी 4 टाइप होती है, 3 ही होती है वैसे तो, लेकिन हम 4 पढ़ते हैं हमारी बुक्स के अंदर, तो 4 तरह की हमारी लिंक लिस्ट होती है। फर्स्ट हमारी क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ये जो हमारी नॉर्मल लिस्ट थी ना, जहां पे स्टार्ट एक पॉइंटर था, ये पॉइंट आउट कर रहा था आपका नेक्स्ट नोड को, जहां पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी जैसे 30 और यहाँ पर एड्रेस था नेक्स्ट नोड का, फिर ये पॉइंट कर रहा था नेक्स्ट नोड की तरफ, जैसे यहाँ पे थी 40 और ये एड्रेस था नेक्स्ट नोड का, फिर यहाँ थे वैल्यू जैसे 40 और यहाँ पे जैसे आपने न लिख दिया, मतलब यहाँ पे लिस्ट आपकी खत्म हो गई है, 30 40 50 हो गई जैसे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, सिंगली लिंक लिस्ट हो जाएगी, जहां पर क्या कर रहा है आपका इस वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है और नेक्स्ट नोड की ही इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट नोड कौन सी होगी उसका एड्रेस है, इससे पहले कौन सी नोड होगी उसकी कोई रेफरेंस नहीं होती, वो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट कहलाती है। यानी सिंगली लिस्ट आपकी क्या होता है, सिर्फ एक इन्फो वाला पार्ट होता है और एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है बस हमारा, ठीक है, वो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट कहलाती है। लेकिन जो हमारी दूसरी है डबली लिंक्ड लिस्ट, उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका ये स्टार्ट है, पॉइंटर है जहां से स्टार्ट हुई आपकी लिस्ट, उसके बाद ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। आपके यहां पे क्या है, ये इन्फो वाला पार्ट आ गया, यहां पर ये क्या करते हैं, आपका प्रीवियस और नेक्स्ट, यहां पे क्या कह रहे हैं कि आपकी जो पहली कौन सी नोड होगी उसका एड्रेस और नेक्स्ट नोड कौन सी होगी उसका एड्रेस, दोनों का एड्रेस होता है। यहाँ 30 है तो यहाँ पर आपके नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी और इससे पहली कौन सी एड्रेस नोड थी उसका एड्रेस भी, दोनों का एड्रेस होल्ड करती है, वो हमारी डबली लिंक्ड लिस्ट होती है। और लिंक्ड लिस्ट जिसके अंदर क्या होता है, आपकी पहली क्या सक्सेसियर कह सकते हो, सक्सेसियर नोड और प्रीवियस नोड,
होल्ड द एड्रेस ऑफ बोथ प्रीडिशियस एंड सक्सेसियर, जो पहले आने वाली प्रीवियस नोड का और नेक्स्ट आने वाली आपकी क्या है सक्सेसियर नोड का, दोनों नोड का एड्रेस होल्ड रखते हैं कि इससे पहले कौन सा एलिमेंट आया था उसका एड्रेस भी है, इससे नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस भी है। उसको हम बोलते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पर इससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी होगा इसके पास, और इससे पहले वाले नोड का एड्रेस भी होगा। यहाँ पर इसके पास इससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी होगा, इससे पहले वाले नोड का एड्रेस भी होगा। तो डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, एक लिंक्ड लिस्ट जिसके अंदर जो होल्ड करती है एड्रेस ऑफ बोथ सक्सेसियर नोड एज वेल एज प्रीडिशियर नोड, दोनों नोड का जो एड्रेस होल्ड करती है उसको हम बोलते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट भाई, ठीक है। और थर्ड है हमारी कौन सी, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सिंगल लिंक्ड लिस्ट हमने पढ़ी, डबल लिंक्ड लिस्ट हमने पढ़ी, अब सर्कुलर का मतलब क्या है, सर्कल हमें पता है, सर्कल में हमेशा क्या होता है लास्ट नोड हमारी फर्स्ट नोड से अटैच होती है, ठीक है। सर्कल का मतलब भी क्या होता है, ये जाके फर्स्ट वाला लास्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, तो फर्स्ट है वो जाके लास्ट वाला फर्स्ट से ज्वाइन कर जाता है आपका, ये आपकी सर्कुलर कहलाती है सर्कल में, ठीक है। इसमें कोई फर्स्ट नहीं कोई लास्ट नहीं, इस तरीके से आपका सर्कल घूमता रहता है। तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में क्या है भैया आपका, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में क्या है, इसके अंदर जो लास्ट नोड होती है वो होल्ड करती है एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट the last node holds the address of first node। फर्स्ट में नल नहीं डालना आपको कि भाई इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, फर्स्ट नोड आप लास्ट नोड क्या करेगी आपकी पहली वाली नोड का एड्रेस होल्ड करेगी, होल्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। जैसे यहाँ पे लिखा आपने स्टार्ट, ये आपका पॉइंटर है, उसके बाद यहां पर जाने के बाद ये इन्फो वाला पार्ट, ये आपका पॉइंटर वाला पार्ट, ये इन्फो वाला पार्ट, ये पॉइंटर वाला पार्ट, ये आपका इन्फो वाला पार्ट, ये आपका पॉइंटर वाला पार्ट। तो ये जो लास्ट वाली नोड है वो क्या करेगी आपकी फर्स्ट नोड की तरफ रेफर करेगी। तो लास्ट नोड है वो होल्ड करेगी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, वो कहलाएगी सर्कुलरली लिंक्ड लिस्ट। इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट द लास्ट नोड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, उसको बोलते हैं सर्कुलरली। कि यहाँ पे खत्म नहीं होती, ऐसे नहीं कि यहाँ पे हम नल लिखेंगे, इसको अटैच कर देंगे फर्स्ट के साथ, जो लास्ट वाली है वो रेफर करेगी फर्स्ट वाले को, ये कहलाती है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। और डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट एक टर्म और आती है जिसको हम फोर्थ टाइप बोलते हैं भाई, कौन सी, डबली लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। डबली भी साथ में सर्कुलर भी, डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, दोनों को कंबाइन कर दो, मतलब वो डबली भी हो और आपकी क्या है दो एड्रेस भी होल्ड करती हो, और सर्कुलर भी हो, लास्ट वाली फर्स्ट को और फर्स्ट वाली लास्ट को। जैसे यहाँ पे दिया हमने स्टार्ट, ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जिसके अंदर एड्रेस होल्ड होगा पहली नोड का, ये हमारा पॉइंट करेगा किसकी तरफ, फर्स्ट नोड की तरफ। फर्स्ट नोड के अंदर 3 पार्ट, यहाँ पर इन्फो वाला पार्ट जैसे हो गया 30, यहाँ पर एक इधर की तरफ एक बैकवर्ड। चलो ये बैकवर्ड, ठीक है, ये 30, ये 40, ये 50। अब ये जो लास्ट नोड है ना, ये क्या करेगी, ये एड्रेस होल्ड करेगी किसका, फर्स्ट का। और ये जो फर्स्ट नोड है ना, ये एड्रेस होल्ड करेगी किसका, लास्ट का। तो ये डबल क्या होती है, डबली भी हो जाएगी कि आपका दोनों तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ चलेगी ये। तो ये डबली भी हो जाएगी, सर्कुलर भी हो जाएगी कि लास्ट वाले के पास फर्स्ट का एड्रेस होल्डर और फर्स्ट वाले के पास लास्ट का एड्रेस होल्डर। डबली भी हो जाएगी, सर्कुलर भी हो जाएगी, लिंक्ड लिस्ट कहलाएगी। तो ये हमारी होती है फोर्थ टाइप, डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पर पहले वाले नोड के पास लास्ट का, लास्ट वाले नोड के पास फर्स्ट का एड्रेस होता है। साथ ही साथ आपका क्या होता है कि ये फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी,
अगली नोड का एड्रेस भी होता है, पीछे वाली नोड का एड्रेस भी होता है। तो ये हमारी 4 टाइप हो जाती है भाई लिंक्ड लिस्ट की। 4 टाइप पढ़ी हमने, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस देख लो कौन कौन से लिंक लिस्ट पे परफॉर्म किए जाते हैं। ये लिंक लिस्ट की क्या थी हमारी, टाइप थी 4। उसके बाद क्या है, ऑपरेशंस कौन कौन से हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर हम एडवांटेज की बात करें, हमसे पूछा जाए कि एडवांटेज क्या है, कि लिंक लिस्ट को हम यूज क्यों करते हैं भाई, तो सबसे पहले लिंक लिस्ट के एडवांटेज बताओ। एडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट कि हम ऑलरेडी बेस टैग है, क्यू है, यूज हम कर रहे हैं, एरे यूज कर रहे हैं, एरे हम यूज कर रहे हैं, तो लिंक्ड लिस्ट की क्या जरूरत है हमें, ठीक है। तो क्या बेनिफिट इसका होता है, तो एडवांटेज ऑफ लिंक्ड लिस्ट क्या है हमें, सबसे पहले इसका मतलब है ये डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है, तो दे कैन ग्रो और श्रिंक एट द एग्जीक्यूशन टाइम। इट इज डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने बताया डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर आपका कौन सा होता है, जहां पर आप एग्जीक्यूशन टाइम पर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो इट इज डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर विच कैन ग्रो और श्रिंक, विच कैन ग्रो और श्रिंक एट एग्जीक्यूशन टाइम, कि रन टाइम पर आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, इस लिस्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। मेमोरी पहले से प्री डिफाइंड प्रीफिक्स नहीं होती आपकी, तो इसलिए ये इसका क्या एक एडवांटेज है भैया आपका, ठीक है। तो इट इज डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर व्हिच कैन ग्रो और श्रिंक एट द एग्जीक्यूशन टाइम। सेकंड क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशंस। वह अपनी मर्जी से हम लिस्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो मेमोरी का क्या होगा, अच्छा यूज हो रहा है कि एक्स्ट्रा स्पेस बच गया, हमें सिर्फ इतने एलिमेंट चाहिए तो जो स्पेस हम उसको रिलीज कर देंगे, तो मेमोरी का क्या होगा, इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन बिकॉज है मेमोरी इज नॉट प्री एलोकेटेड, बिकॉज memory is not pre-allocated, मतलब पहले से एलोकेट नहीं कर दी जाती कि इसके लिए तो मेरे को 100 इतना चाहिए, इतना मेरे लिए आप क्या कर दो, मेमोरी स्पेस को फ्री रखना। तो यहाँ पर पहले से मेमोरी इज नॉट प्री एलोकेटेड, पहले से एलोकेट नहीं की जाती, जितनी जरूरत होती है उतना हम यूज करते रहते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन बिकॉज मेमोरी इज नॉट प्री एलोकेटेड भाई। थर्ड बेनिफिट क्या है, इंसर्शन और डिलीशन कैन बी डन वेरी इजीली एट डिजायर्ड लोकेशन। थर्ड इसका बेनिफिट क्या है, जो आपको इंसर्शन करना है किसी भी एलिमेंट का, इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन कैन बी डन वेरी इजीली, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन कैन बी डन वेरी इजीली एट डिजायर्ड लोकेशन, जहां पर भी जिस भी पोजीशन पे आप इंसर्शन करना चाहते हैं, डिलीशन करना चाहते हो, पॉसिबल है एट डिजायर्ड लोकेशन, ठीक है। ये क्या है हमारे लिंक्ड लिस्ट के बेनिफिट है। डायनेमिक है तो आपको पहले से क्या करना है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ग्रो भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो लिस्ट को, श्रिंक भी कर सकते हो। मेमोरी का अच्छा यूज होगा क्योंकि पहले से प्री एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या है, इंसर्शन और डिलीशन कैन बी डन, कि आप किसी भी एलिमेंट को कहीं पे भी इंसर्ट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पर, वो भी इजीली हो जाता है लिंक्ड लिस्ट के अंदर भी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है बेनिफिट है भाई, एडवांटेज ऑफ लिंक्ड लिस्ट के। लिंक्ड लिस्ट यूज करने की क्या बेनिफिट है ओवर एरे। अगर हम एरे की बात करें तो उसकी कंपैरिजन में लिंक्ड लिस्ट क्यों आपकी। उसके बाद है अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो आपका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है इसका, कि आपका किसी भी डाटा को एक्सेस करना, एक्सेसिंग ऑफ एन आर्बिट्रेरी डाटा, वो क्या है टाइम टेकिंग है, बहुत समय लग जाता है। अगर किसी रैंडमली किसी नंबर को आपको ढूंढना है तो पूरे ट्रैवर्स करना, उस लिस्ट को पूरा गो थ्रू होना, फिर उसमें से क्या करना, एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट करना। तो एक्सेसिंग एन आर्बिट्रेरी डाटा
आइटम इज टाइम कंज्यूमिंग, आइटम इज और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। ये सब क्या हो जाएगा भाई आपका डिसएडवांटेज रहेगा यूजिंग लिंक्ड लिस्ट का। लिंक्ड लिस्ट को यूज करने की क्या डिसएडवांटेज है भाई, वो हो जाएंगे हमारे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या रह गया था हमारे इसमें। लिंक्ड लिस्ट की टाइप पढ़, लिंक्ड लिस्ट क्या वो पढ़ लिया, उसकी टाइप पढ़ ली, उसका एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है हमारे। उसके अलावा हमारे फंक्शंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन लिंक्ड लिस्ट, ऑपरेशंस ऑन लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं वो और बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे क्रिएशन है, क्रिएट करना, इजीली है, सबको पता ही है, टू क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट, किसी लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट करना, वो इजीली हम सबको पता है। उसके बाद डिलीशन की अगर हम बात करें, डिलीट करना, टू डिलीट एन एलिमेंट, टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एट द डिजायर्ड लोकेशन, किसी भी डिजायर्ड लोकेशन से आप एलिमेंट को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इंसर्शन की बात करें तो भी वही बात है। ठीक है, टू इंसर्ट एन एलिमेंट, टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट डिजायर्ड लोकेशन, जहां पर आपको चाहिए ना, एट डिजायर्ड लोकेशन, उस लोकेशन पे आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। तो डिलीट हमें पता है, इंसर्ट का नाम पता चल रहा है, क्रिएट का भी हमें पता है, और कौन से फंक्शंस हैं जो हम इसमें परफॉर्म करते हैं भाई। उसके बाद है क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग, ठीक है, ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है भाई, एक लिस्ट में एक एंड से लेके अदर एंड तक, ठीक है, फ्रंट से लेके बैक, मतलब या वन एंड से दूसरे एंड तक गो थ्रू होना। अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है तो उस लिस्ट में आप जो क्या करते हो, गो थ्रू होते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रावर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रावर्सिंग आप प्रॉपर्ली क्या कहते हो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द नोड्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल नोड्स। इसका मतलब क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल नोड्स इन अ लिंक्ड लिस्ट, from one end to other end, from one end to other end। ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रैवर्सिंग कहलाएगा। आपको चार ऑपरेशन है जो हम लिंक लिस्ट पे करते हैं, क्रिएट करना, किसी लिस्ट को क्रिएट करना, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना। वो डिलीशन क्या हो सकता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट भी हो सकता है, फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे से भी हो सकता है। कि मुझे कह रहा है कि लिस्ट के स्टार्टिंग में से एक एलिमेंट रिमूव कर दो, उसके लिए अलग से प्रोग्राम बनता है। किसी एलिमेंट के, किसी भी लिस्ट के लास्ट में से किसी एलिमेंट को डिलीट कर दो, वो भी होता है। या हम कहते हैं पर्टिकुलर फिफ्थ एलिमेंट या सिक्स्थ एलिमेंट या 10th एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, तो वो टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ डिजायर्ड लोकेशन, अ पर्टिकुलर लोकेशन। वो हमारा डिलीशन में तीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एंड और एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। ऐसे इंसर्शन भी आपका कह सकते हैं पर्टिकुलर से हो सकता है, फ्रॉम द, आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट किसी भी लिस्ट की बिगिनिंग में, या आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है किसी भी लिस्ट के लास्ट में, या आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वो भी इंसर्शन भी क्या हुआ, तीन तरह से हो सकता है, कि बिगिनिंग में, लास्ट में, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे भी। और ट्रैवर्सिंग का होता है किसी भी एलिमेंट को आपको सर्च करना है, अगर आपको किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, या किसी भी एलिमेंट को आपको सर्च करना है, या किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो आपको उस एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्सिंग उसी के लिए है, एक प्रोसेस जो क्या करती है, गो थ्रू ऑल द नोड्स, जितने भी नोड्स है सब में से गो थ्रू होकर सर्च करेगी उस पर्टिकुलर के लिए, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं जो हम लिंक्ड लिस्ट पर करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट है मेमोरी एलोकेशन की। अगर हम बात करें लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी एलोकेशन आपका क्या रहता है, तो आपको पता ही है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दो तरह से मेमोरी का एलोकेशन होता है। ठीक है,
स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। मेमोरी एलोकेशन इन लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट के अंदर मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होता है आपका, तो ये ध्यान रखो भी हमारा मेमोरी का एलोकेशन दो तरह के होता है, वो हमने शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर चुके हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और सेकंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, ठीक है। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर क्या है, जैसे हमारा एरे है जहां पर हम पहले से डिफाइन कर देते हैं हमें कितना स्पेस चाहिए कितना नहीं, वो हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, जैसे हमारे लिंक लिस्ट के अंदर है कि हम अपनी लिस्ट को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम पर श्रिंक या एक्सपेंड कर सकते हैं, वो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। तो लिंक लिस्ट के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है वो कौन सा होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और एरे के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में आप पहले से फिक्स कर देते हो आपका मेमोरी स्पेस जितना भी आपको चाहिए, वो स्टैटिक कहलाएगा। और डायनेमिक में आपका चेंज होते रहता है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, मेमोरी का एलोकेशन कहलाएगा भाई। उसके अलावा और क्या रहेगा हमारा इसके अंदर, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की सिचुएशन हो रहा है कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या है भाई, ठीक है। वो देख लो आपको ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का मतलब क्या, नॉर्मल से अगर हम बात करें ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि हमारी लिस्ट ऑलरेडी फुल है और उसके अंदर अगर हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ओवरफ्लो कहलाता है कि ऑलरेडी फुल है उसके अंदर अब आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो वो क्या दिखाएगा, ओवरफ्लो दिखाएगा। लेकिन यदि हमारे लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है और उसमें से यदि हम किसी एलिमेंट को डिलीट करने की रिक्वेस्ट डालते हैं कि मुझे इसमें से एलिमेंट को रिमूव करना है, तो वहां पर क्या दिखाएगा आपको, अंडरफ्लो की सिचुएशन दिखाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अंडरफ्लो की सिचुएशन तब अराइज होगी जब हमारी लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है और हम उसमें से किसी एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी ओवरफ्लो की सिचुएशन तब अराइज होगी जब हमारी लिस्ट ऑलरेडी फुल है और हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो क्या है हमारी, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। If list is already full, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, ट्राई टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट, ट्राई टू इंसर्ट एलिमेंट, इंसर्ट एलिमेंट, वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, ओवरफ्लो कहलाएगा। अंडरफ्लो, इफ लिस्ट इज एम्प्टी, ऑलरेडी खाली है, एंड you want to delete an element, आपने ऑपरेशन लगा दिया डिलीट का और ऑलरेडी लिस्ट खाली है, तो तब कौन सी कंडीशन दिखाएगा, अंडरफ्लो की दिखाएगा, अंडरफ्लो की कंडीशन दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, हमारा जो सिचुएशन अराइज करती है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है भाई हमारा आई थिंक तो हमारा सारा हो गया। ट्रावर्सल तो हमें पता है कि ट्रावर्सल क्या है, वेरी बेसिक ऑपरेशंस व्हिच इज प्रेजेंट एट द पार्ट ऑफ एवरी ऑपरेशन। ये हर एक पार्ट के ऊपर, चाहे हम डिलीट कर रहे हैं चाहे हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर पार्ट में ट्रावर्सिंग तो हमारी फॉलो होती है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को डिलीट या किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले हम एक बार उसी लिस्ट में से ट्रावर्स करते गो थ्रू हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, बेसिक्स हमारी फंक्शंस हो जाएंगे। आई थिंक भाई हमारे यहाँ पर है ना, ये सारा लिस्ट क्यू से रिलेटेड सारा कंप्लीट हो गया है हमारा। यहाँ पर हमने क्या करें, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, हमने क्या पढ़ा है, क्यू के बारे में पढ़ा है, स्टैक के बारे में पढ़ा है और हमने लिंक्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा है। एरे ऑलरेडी हम जो सी या C++ लैंग्वेज करते हैं वहाँ पर भी हमारे एरे आते हैं, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे, हम वहाँ पर भी इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। हमें पता है कि एरे क्या है कि होमोजेनियस डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं एरे को। वो 1 डायमेंशन एरे भी हो सकते हैं और हमारे 2 डायमेंशन एरे भी या मल्टी डायमेंशन एरे भी हो सकते हैं भी। तो यहाँ पर हमने जो मेन चीजें पढ़ी एक बार इनको रीड आउट कर लेना, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको एक बार पढ़ने की कोशिश करना ताकि आपको साथ साथ में क्लियर हो जाएंगे, है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे भाई, हमारे जो ट्री और जो ग्राफ है उसके बारे में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, डाटा स्ट्रक्चर की क्लास के अंदर ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।